आप सभी का स्वागत है स्वराज संकल्प के साथ सन्मति उत्सव में। आज मेरा भी मन किया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत गंगा तट या यमुना तट से करूं, तो इस समय यमुना के किनारे ही हूं और वहीं से इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा हूं। जैसा आप सभी को पता है कि आज जो विचार संगोष्ठी है, उस संगोष्ठी का विषय है हालात ए हिमालय। जब कभी भी हिमालय की बात होती है तो हम सबके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना व्याप्त हो जाती है। हिम मतलब श्वेत, जिस पर कोई दाग ना हो, जिस पर कोई धब्बा ना हो, और एक अलग तरीके की ऊर्जा से हमारा अंतस भर जाता है। अगर अपनी व्यक्तिगत बात कहूं तो हिमालय हमेशा मुझे आकृष्ट करता रहा है। और जब बचपन से ही, और जब थोड़ा युवा हुआ और आंदोलन में गया, तो हिमालय को अलग तरीके से भी देखने का अवसर मिला। और हिमालय का मतलब सिर्फ हिम से लदी हुई चोटियां ही नहीं है, उसका मतलब वहां के जीव जंतु भी हैं, वहां की वनस्पतियां भी हैं, हर एक चीज। उसके बारे में शेखर दा हमारे बीच में है, प्रोफेसर शेखर पाठक जी, वो विस्तार से अपनी बात करेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि हम अपनी बात कर रहे थे, और जब हम हिमालय की बात करते हैं तो कुछ लोग हैं जिन्होंने हिमालय से वास्तविक परिचय मेरा कराया। उसमें सबसे पहले अगर नाम लेना चाहूंगा, जिसने हिमालय के प्रति जो मेरा दृष्टिकोण है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया, वो रहे डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट। 2 साल पहले सितंबर के माह में ही 22 तारीख को उनका देहावसान हुआ, लेकिन हम सबका मानना है कि वे हमारे अंदर जीवित हैं। दूसरे मेरे मित्र, बड़े भाई त्रेपन सिंह चौहान, जिनके साथ हिमालय के कोनों तक में जा करके बहुत सारी चीजें सीखी हैं, समझी हैं। उसके बाद आज के ही एक वक्ता राजीव लोचन शाह जी, उन्होंने मुझसे कहा कि स्वप्निल, अपनी आंखों से जो देख रहे हो हिमालय को वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लेखकों की आंखों से भी देखने की कोशिश करो। और उन्होंने ही नाम सुझाया था शैलेश मटियानी जी का। शैलेश मटियानी जी, जिनका इलाहाबाद से भी जो है बहुत ज्यादा रिश्ता रहा है, और अल्मोड़ा के बाड़े छीना में उनका जन्म हुआ था। और जब वो लिखते हैं 52 नदियों का संगम, तो वो इलाहाबाद के ही कथा है, वो पढ़ने लायक है और हिमालय को वो भी समझाने में और समझने में मदद करती है। और इसी कड़ी में जब हमने पहली बार प्रोफेसर शेखर पाठक जी को सुना था, मुझे याद है आज भी, 2008 में कौसानी में, तो हमें लगा कि जैसे कुछ चलचित्र चल रहा हो और कोई बांसुरी बजा रहा हो, मंत्र मुग्ध हो करके हम सब हिमालय के बारे में सुन रहे थे। उसमें करुण भी थी, उसमें वेदना भी थी, उसमें सारी चीजें थी। और जब वो अस्कोट से आराकोट तक की यात्रा की बात करते थे, तो अद्भुत दर्शन हिमालय का हो जाता था, जो कहीं किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलता है।
इधर इस लॉकडाउन की अवधि में भी हमने जब शुरुआत की और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उस किताब को उठाने की, बहुत मोटी सी किताब शेखर दा ने लिख रखी है, हरी भरी उम्मीद। उस किताब के जिक्र से ही शुरू कर रहा हूं कि सारी दुविधाओं के बावजूद भी हरी भरी उम्मीद है। जन आंदोलन को लेकर के और चिपको आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है, वो अपने आप में अद्वितीय है। उसके पीछे कारण भी है कि प्रोफेसर शेखर पाठक एक इतिहासकार हैं और अक्सर इतिहासकार इतिहास के उन पन्नों को छूता है, उन पन्नों को लिखता है जिसमें कि वह स्वयं पात्र नहीं होता है। लेकिन चिपको आंदोलन को की बात अगर हम करें तो चिपको आंदोलन के एक आंदोलनकारी के रूप में भी प्रोफेसर शेखर पाठक का उतना ही योगदान है जितना और किसी का। और जिस तरीके से वो किताब उन्होंने लिखी है, उसमें बहुत सारे नायक उभर करके आए हैं और उनके बारे में मैं कहूं कि व्यक्तिगत रूप से मिला भी हूं। उसमें से एक नाम ले रहा हूं मोहन सिंह भैंसोड़ा जी का। उन्हें भी नहीं पता था कि उनके बारे में इस तरीके से नायकत्व की बात कही गई है। मैंने शेखर दास से कहा था कि आप इस पर बात रखिएगा, तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने लिख दिया है, लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज मेरा मन कर रहा है कि हिमालय को लेकर के जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उनको जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर के शेखर दा से ही कहूंगा कि वो अपने विचार हम सबसे साझा करें। प्रोफेसर शेखर पाठक दा। हाँ, सबको नमस्कार। आवाज सुनाई दे रही? जी बिल्कुल स्पष्ट। तो हिमालय से मेरा सबको नमस्कार। हाँ जी शेखर दा। की कुछ चर्चा करूंगा। अभी तो बहुत कम लोग हैं और ये ज्यादातर सब मित्र मंडली के लोग हैं और जो हिमालय से बहुत गहराई से सुपरिचित हैं, उनके बीच बोलना उनको सता नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि जिम्मा दिया है और इसलिए हम शुरू करते हैं। मैं हिमालय की चर्चा जनरल सर्वे के रूप में करूंगा और राजीव हमारे जो हैं वो उत्तराखंड पर केंद्रित मेरे ख्याल में अधिक सघन तरीके से बताने की कोशिश। जडेजा जी नमस्कार। तो बात करेंगे। तो आज असली में राजीव और मेरी दोनों की शायद मनस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे एक मूर्धन्य भूगर्भविद, हमारे एक तरीके से प्रेरक और हम लोगों को बहुत सारे चीजों में जोड़ने वाले, काम कराने वाले प्रोफेसर के.एस. बल्दिया का कल निधन हुआ है। बहुत बड़े भूगर्भविद थे। वाडिया और हेम गेंसीर के बाद किसी तीसरे व्यक्ति का नाम अगर कभी लिया जाएगा हिमालयी भूगर्भ के बारे में तो डॉक्टर बल्दिया हैं, जिन्होंने हर जगह स्टैंड लिया और हर जगह अपनी बात रखने की कोशिश की। बहुत बड़ी शिक्षाविद थे, रिसर्चर थे। अभी वो बेंगलोर में थे, वहीं उनकी मृत्यु हुई। वो हमारे पहाड़ के परामर्श मंडल के सदस्य भी थे। हम लोग उसे बहुत पहले से जुड़ाव था उनका। और दूसरा कपिला बादशाहन जी गई हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर तो बहुत काम कराए, लेकिन हिमालय पर जो उन्होंने खुद किया, यहाँ के नृत्यों पर, यहाँ के फोकलोर पर, और जो कराया काम, जो यहाँ के रामलीलाओं का संग्रह कराया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर में, उन कपिला बादशाहन को भी हम याद करते हैं। और हमारे बहुत प्यारे 53 जो हमारे साथी, बहुत सारे लोग एक साल में निकल गए जो बहुत हाल हाल में गए हैं, लेकिन उसका जो उसके जाने का जो क्या कहेंगे, उसको जो एक घाव है हमारे मनों में, वो बार बार उभर आता है। क्योंकि 53 का जाना इस तरीके का लगता है कि जैसे हम लोग भी चले गए हैं, हम भी आधे हो गए हैं 53 के जाने में, ऐसा लगता है, क्योंकि वो रचनाकार और लड़ाकू एक साथ था। तो इन तीनों को याद करते हुए हिमालय की बात शुरू करते हैं। क्योंकि आप सब विज्ञ लोग हैं, इसलिए कोई जैसे में नया ऑडियंस होता है तो उसमें कुछ जाल प्रपंच करने की कोशिश करनी पड़ती है। वो कुछ भी नहीं करनी है आज, सीधे सीधे बात में आते हैं।
नहीं नहीं, ऐसा है ना कि शेखर, इसमें जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसलिए आप जाल प्रपंच जो भी करो उसको विस्तार से ही बताओ। तो हिमालय आप सबको पता है कि हमारे उत्तर में मौजूद है, और हम बार बार जब हिमालय को देखते हैं तो उत्तर की ओर देखते हैं। हिंदू कुश यानी कि अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक फैला हुआ है। 2600 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर का विवाद है, इसकी लंबाई कितनी है। दक्षिण पूर्व एशिया से ये मुड़ते हुए उत्तर पश्चिम एशिया की तरफ चला जाता है। इसमें तकरीबन अफगानिस्तान पहला देश, पाकिस्तान का उत्तरी हिस्सा, पाकिस्तान दूसरा देश, भारत तीसरा देश, नेपाल चौथा देश, भूटान पांचवा देश, बांग्लादेश और म्यांमार छठा और सातवां, और तिब्बत जो अभी चाइना का टार है, ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत है। ये सब हिमालय के अंतर्गत है। और इसी हिमालय के अंतर्गत हमारे अपने देश भारत के तकरीबन 11 प्रांत हैं। उन सबसे आप सुपरिचित हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर आता है, बल्कि अब तो एक प्रांत और बढ़ गया, क्योंकि हमारी सरकार ने एक बड़े भरे पूरे प्रांत को जो है 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया है। तो 2 राज्य हो गए वहाँ, जहाँ हम जम्मू कश्मीर कहते थे, नक्शों में दिखाते थे उसको एक यूनिट के रूप में। अब वहाँ 2 राज्य हैं। तीसरा हिमाचल हो गया, चौथा उत्तराखंड हो गया, पांचवा सिक्किम हो गया, और फिर हमारी वहाँ की जो 7 बहनें हैं, जिनमें आप पता है कि अरुणाचल है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर मेघालय है, त्रिपुरा है, और आसाम के और वेस्ट बंगाल के जो कुछ पर्वतीय जिले हैं वो भी हिमालय के हिस्से माने जाते हैं। तो इतना बड़ा है हिमालय, इतना फैला है हिमालय। चौड़ाई में कहीं 250 किलोमीटर है, उत्तर भारत के गंगा यमुना के मैदान से लेकर तिब्बत के पठार तक, कहीं अधिकतम 450 किलोमीटर तक चला गया है। नीचे आप देखते हैं कि गंगा यमुना का जो मैदान का उत्तरी छोर है वह हमारे तराई से जुड़ता है। तराई की छोटी सी पट्टी के बाद भाबर आ जाता है। भाबर के बगल में ही कहीं कहीं दून घाटियां हैं, कहीं कहीं एक तरीके से ये जो शिवालिक हैं वो प्रकट हो जाते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं। हमारे यहाँ 4000 फीट तक शिवालिक चले जाते हैं देहरादून के पिछवाड़े। और जैसे ही आप बढ़ते बढ़ते आगे जाते हो तो आप चंडीगढ़ के पीछे से शिवालिक ऊपर को उठना शुरू होते हैं। और जब वो जम्मू में पहुंचते हैं तो वहाँ जम्मू से श्रीनगर जाने के मार्ग में आपको वो 9000 तक ऊंचे दिखाई देते हैं, जहां बर्फ भी पड़ जाती है। तो ये शिवालिक का सिलसिला, और उसके बाद बाहरी हिमालय का सिलसिला, और फिर बाहरी हिमालय एक तरीके से देहरादून से मसूरी की तरफ को जब आप जा रहे हो, डाक पत्थर से ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहे हो, इधर आप हल्द्वानी से ऊपर नैनीताल आ रहे हो, या रामनगर से जो है रानीखेत को जा रहे हो, या टनकपुर से जो है आप लोहाघाट को जा रहे हो, ये पूरे आउटर हिमालय का सिलसिला है। और फिर मुख्य हिमालय हमारा आता है, जिसमें हमारी बड़ी बसासतें हैं, हमारे ज्यादातर जिला और तहसील मुख्यालय हैं। और फिर हाई हिमालय आता है, उच्च हिमालय आता है। उच्च हिमालय का जो उत्तरी ढाल है उसको हमारे भूवैज्ञानिक, हमारे भूगोलविद जो हैं ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय पार का हिमालय कहते हैं। उसके लिए अनेक लोग उस पुराने समंदर के नाम पर टेथिस हिमालय भी कहते हैं, जो एक जमाने में इस जगह पर लहराता था, टेथिस सागर, जहां आज हमारा हिमालय आसमान को और ज्यादा छूने की कोशिश कर रहा है। अब इस हिमालय की इन भौगोलिक पट्टियों के नीचे इसकी भूगर्भिक पट्टियां हैं, इसकी दरारें हैं, भ्रंश हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बड़े बड़े शिखर हैं ऊंचे आसमान को छूते हुए। उन शिखरों के चारों ओर जो बर्फ नीचे को जाती है वो ग्लेशियरों में समाहित होती है, और उन ग्लेशियरों के सबसे निचले कोनों से कोई नदी जन्म लेती है, स्नाउट से। गोमुख होता है वहां पर जहां से कोई नदी जन्म लेती है। एक बर्फ में एक आकार बना होता है, जिसको भागीरथी के संदर्भ में गोमुख नाम दिया गया है, लेकिन हर ग्लेशियर में आप गोमुख का आकार देख सकते हैं, जहां से एक मलवा मिट्टी और बर्फ से सने हुए पहाड़ के भीतर से नदी प्रकट होती है, नदी का जन्म होता है। और वो फिर नदियां नीचे को आती हैं, और यही नदियां उत्तरी भारत की भागी भिजाता है। अब इस हिमालय में अगर पूरे के पूरे हिमालय की बात की जाए, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, तकरीबन 7 लाख लोग रहते हैं। उसमें से अगर हम भारतीय हिमालय में आ गए हैं तो वो भी करीबन मेरे ख्याल में 5 लाख 5.5 लाख से ऊपर चला गया होगा। अभी का जो सबसे अनंतिम जो आंकड़ा है वो हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन अगर उसमें से हम भारतीय हिमालय को निकाल ले आए तो वो तकरीबन 5,33,000 प्लस, इससे जरा सी ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है।
भारतीय हिमालय जिसको हम कहते हैं, ये जैसा मैंने बताया 12 प्रांतों में करीबन चला गया है, 109 जिले हैं इसमें। और इसकी विशेषता एक और है कि इसके पिछवाड़े लगातार तिब्बत का साथ है और इसके बीच में भूटान और नेपाल है, और इस किनारे पर यानी कि दक्षिण पूर्व के किनारे पर म्यांमार है और उत्तर पश्चिम के किनारे पर अफगानिस्तान है। तो इतना विराट हिमालय है। अब कभी एक नजर जैसे हम डालो कहते हैं दुनिया के और पहाड़ों में, तो बर्फीले पहाड़ और भी हैं, जैसे कि एंडीज लेटिन अमेरिका में, रॉकी, ये दोनों दक्षिण से उत्तर की ओर है, यानी कि इनका जो प्रवाह है, इनका पूरा मिजाज जो है वो उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर है। उसके बाद आप आल्प्स में आ जाइए। आल्प्स तो बीच में एक थूमी की तरह बैठा हुआ है, जिसके चारों ओर यूरोप के छोटे छोटे देश हैं। छोटा सा पर्वत है और बहुत अच्छी तरीके से यूरोप के लोगों ने उसको रखा है। फिर मध्य एशिया के पहाड़ हैं जो टहनियों की तरह हिमालय के पिछवाड़े फूटते चले जाते हैं। अफ्रीका के पहाड़ हैं, कुछ और जगहों के पहाड़ हैं। लेकिन हिमालय की बड़ी विशेषता ये है कि इसका एक छोर इसके दूसरे छोर को नहीं जानता है। इसके एक छोर में अगर आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के सघन जंगल हैं, तकरीबन 90% जो वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र का है वह जंगलों से घिरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में और म्यांमार में और भूटान में, सिक्किम में, इवन नेपाल के एकदम पूर्वी हिस्से में। और वही हिमालय जब ऊपर को चलता चला जाता है नेपाल के पश्चिमी हिस्से से, उत्तराखंड से, हिमाचल से होके लद्दाख में पहुंचता है, नॉर्दर्न पाकिस्तान में पहुंचता है, अफगानिस्तान में पहुंचता है, तो वहां उसमें 5% ऐसा रहता है जिसमें जिंदगी है, बकाया कोल्ड डिजर्ट है, बकाया ग्लेशियरों से भरा हुआ और ठंडा रेगिस्तान है वो। कभी कभी उसमें 5-6 महीने नई बर्फ आ जाती है, और कुछ इलाके ऐसे हैं काराकोरम के या हिंदू कुश के या हिमालय के जिनमें लगातार बर्फ रहती है। हरियाली कम है अपेक्षाकृत, बड़ा डिफिकल्ट भूगोल है। तो ये हिमालय का एक छोर हिमालय के दूसरे छोर से बिल्कुल भिन्न है। तो कृष्णनाथ इसीलिए कहा करते थे ना कि हिमालय भी हिमालय को नहीं जानता है, और ये वाकई बहुत सच है। बहुत सारी जनरेशन चाहिए, बहुत सारी पीढ़ियां चाहिए, उन पीढ़ियों में बहुत सक्रिय लोग चाहिए जो समर्पित तरीके से इस हिमालय को एक्सप्लोर करें और हमें बताएं। और अभी भी हिमालय में बहुत कुछ जानने को है जिसको हमारे वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, हमारे विशेषज्ञ नहीं जानते हैं। और राजनीति वाले तो बेचारे सबसे कम जानते हैं अपने इलाके के बारे में, अपने भूगोल के बारे में, और विशेष रूप से हिमालय के बारे में तो वो सबसे कम जानकार हैं। अगर हिमालय के बारे में हमारे राजनीति के लोग जानकार होते तो ये हिमालय का ये हाल बिल्कुल भी नहीं होता। अब इस हिमालय के बारे में एक बार और बतानी उचित होगी जनसंख्या के वर्णन के बाद, क्योंकि जब आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें ये चीजें हाथ में होनी बहुत जरूरी हैं। हिमालय जो है पूरे भारतीय हिमालय की बात कर लें थोड़ी देर के लिए। भारतीय हिमालय पूरे भारत के जो भूगोल का जो है वो 16% है, तकरीबन 16%। और जो हिमालय में, भारतीय हिमालय में रहने वाली जो जनसंख्या है भारतवासियों की, वो तकरीबन पूरे भारत की जनसंख्या का 4% है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हिमालय में बिखरी हुई जनसंख्या है। ये ठीक है कि बहुत जगह शहरों में सघन जनसंख्या हो गई है, जैसे मिजोरम के शहर में देख लीजिए, शिलोंग में देख लीजिए, दार्जिलिंग में देख लीजिए, नैनीताल में देख लीजिए, देहरादून में देख लीजिए, शिमला में देख लीजिए, श्रीनगर में देख लीजिए। ये बहुत बड़े शहर हैं, इनमें बहुत अच्छी जनसंख्या आ गई है, जनसंख्या पहुंच गई है। लेकिन बकाया जो भूगोल है वह बिखरी जनसंख्या वाला है, क्योंकि हिमालय का जो बर्फीला इलाका है, ग्लेशियरों वाला इलाका है, मोरेन वाला इलाका है, नदियों के स्रोतों वाला इलाका है, वहाँ बहुत बिखरी जनसंख्या है। और वहाँ प्रकृति आपको 12 महीने रहने की इजाजत नहीं देती है, चाहे आपकी सरकार कितनी ही कोशिश करे कि वहाँ जिसको कहेंगे कि ऑल वेदर रोड क्यों नहीं बनाए। तो वह इलाका ऐसा है जो ऑल वेदर रोड के पूरे आइडिया, ऑल वेदर रोड वहाँ जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ 6 महीने रहने दीजिए खाली, ताकि बर्फ पड़ी रहे, वो धरती के भीतर रिसे, वो हमारी नदियों को रिचार्ज करे, हमारे ग्राउंड वाटर को बढ़ाए, हमारी वनस्पतियों को अंकुरित होने के लिए, विकसित होने के लिए मदद दे। और फिर बह करके ये नदियां जब इंडो गंजेटिक प्लेन में जाती हैं तो वहाँ के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, वहाँ की खेती को पुनर्जीवन दें, और वहाँ मिट्टी और उर्वरापन बांटते हुए आगे समंदर की तरफ निकल जाएं।
तो ये भूगोल जानना भी एक तरीके से बहुत जरूरी है। तो जिस पूरे समग्र हिमालय में तकरीबन 7 करोड़ लोग रहते हैं, उस हिमालय के संसाधनों पर, वो संसाधन बहुत तरीके के हो सकते हैं, जंगल हो सकता है, हरियाली हो सकती है, वो संसाधन मिट्टी और उर्वरता से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो एक प्रकार से ये माना जाता है कि 7 करोड़ से ज्यादा लोग उत्तरी भारत के वो हिमालय के संसाधनों पर या इनडायरेक्ट रूप से निर्भरता प्रकृति प्रदत्त है। बल्कि आप लोग, क्योंकि आप से ज्यादातर कुछ दोस्त हमारे इलाहाबाद में हैं, और इलाहाबाद एक ऐसी जगह रहा है जो एक हिमालय का एक तरीके से मैदानों में प्रतिनिधि उसको समझिए, क्योंकि वो गंगा और यमुना इलाके का पानी और पूरे उत्तरी भारत के राज्यों का, राजस्थान मध्य प्रदेश तक की नदियों का पानी लेके आपके इलाहाबाद में पहुंचता है। जैसे ही बनारस की तरफ जाते हैं और फिर बलिया की तरफ जाते हैं, तो इसमें नेपाल से आने वाली नदियां भी जुड़ जाती हैं। तो ये जो गंगा जा रही होती है गंगा सागर के लिए, ये हिमालय के अलग अलग जलागमों से आने वाले पानियों को समेटते हुए आगे जाती है। तो ये हिमालय की सबसे बड़ी प्रतिनिधि है। और कोई भी नदी जहां से आती है और जहां जाती है, उस पूरे रिश्ते को सघन और एक तरीके से खूनी रिश्ता बनाती हुई चली जाती है। खूनी रिश्ता में किस अर्थ में कह रहा हूँ, रात को उठा देंगे कि कोई और उर्वरता है। मुझे नहीं अपना अकाउंट नंबर बताना उनको, कहना मेरे को लोन चाहिए। मैदान की उर्वरता का राज जुड़ा हुआ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हिमालय का पूरे उत्तरी भारत से एक रक्त संबंध है, क्योंकि उत्तरी भारत की इकोलॉजी, उत्तरी भारत की पूरी मैं लोन लेना चाहता हूँ हिमालय से। किसी का ये खुला हुआ है, वो अगर ऑफ कर दे तो मुझे आवाज नहीं आएगी। जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो आप देखते हैं कि हिमालय में विरल बिखरी हुई और नहीं आ रहा ना सर, तभी तो कॉल किया आपको। वाली नदियां जाती हैं, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय में उत्तरी भारत में हम क्या देखते हैं, सघन जनसंख्या। ये स्वप्न लगाते हुए एक निवेदन कर दो कि वो अपना बंद कर दें, तो मेरे को ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है दाब, मुझे लग रहा है क्योंकि किसी का भी माइक ऑन नहीं है। हो सकता है कि किसी विभाग ने डाल रखा हो, तो कोई बात नहीं। जी, आप लोग सब शायद आनंद मालवीय की तरफ से आ रहा है क्या? ये बीएल ना वो यूरोप के देशों के बराबर है जनसंख्या की बात से। ठीक है सर, विरल इलाके से, हिमालय से वह सघन जनसंख्या वाले बह के जाती है। तो ये इकोलॉजिकल अंतर संबंध से आपके सामने प्रकट होता है। कहना चाहता हूँ कि संसाधनों के और हिमालय की भी और उत्तरी भारत को भी समझने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसे जैसे उद्योग, जैसे थोड़ी देर के लिए जो आपका व्यापार है, खास करके से भारत के ऊपर व्यापार झंडू लगी होगी उसको। एक मिनट आप सभी से अनुरोध है कि जिनको मीटिंग में ना सुनना हो और वो सिर्फ जो है उपस्थित रहने के लिए हैं, वो अब जो है मीटिंग लीव कर दें, अन्यथा उनकी बातचीत से जो है हम जिनको सुनना चाह रहे हैं वो नहीं सुन पा रहे हैं। जी, तो जैसा मैंने बताया कि हिमालय में जो देश हैं, जो प्रांत हैं और जो मनुष्य हैं, फिर उसके साथ उनके जो पेशे हैं, उनकी जीवनचर्या है, और हिमालय का जो पूरे उत्तरी भारत से रिश्ता है, ये मैंने बताया। मैं ये भी इसके साथ बताना चाहता हूँ कि पूरे हिमालय में जो खेती का क्षेत्र है वो मात्र 5% है, 5% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अगर आप जो इलाहाबाद में हैं, अगर मैं उनसे कहूं कि हमारा जो पुराना प्रांत उत्तर प्रदेश है, गंगा जमुना का बनाया हुआ जो प्रदेश है, उस प्रदेश में तकरीबन 70% जमीन खेती के अंतर्गत है, 70%। और वही जमीन जो 70% है, वही व्यक्तिगत मिल्कियत की जमीन है।
और वो व्यक्तिगत मिल्कियत की जमीन हिमालय में जबरदस्त तरीके से कम है, मात्र 5% है। उत्तराखंड में मैदानी जिलों को जोड़ने के कारण करीबन 12% बन पड़ती है, हालांकि पिछले 55 साल से लैंड सेटलमेंट नहीं हुआ है। और अगर 88% पर्वतीय उत्तराखंड की बात करें तो वहां मात्र 6% या हो सकता है कि उससे भी कम प्रतिशत जो है खेती की जमीन है, और वही खेती की जमीन व्यक्तिगत मिल्कियत में है। बकाया बहुत बड़े भूगोल को कॉलोनियल पीरियड में, औपनिवेशिक युग में सरकार के द्वारा ले लिया गया है, और आजाद भारत की सरकारों ने भी उस पर कब्जा किया हुआ है। उसको कहीं से भी जनता को या समुदायों को नहीं सौंपा है, जैसे कि जंगल, जैसे कि चारागाह, और जैसे कि बहुत सारे ऐसे और स्पेसेस। छोटा सा लड़ाई के बाद हमारे पूर्वजों ने वन पंचायतों को वापस लिया और वो हमारे पास हैं, और उनको भी लेने का षड्यंत्र कभी हो सकता है। तो ये तीसरी बात आई कि खेती की जमीन बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे ऑक्युपेशंस को, बहुत सारे पेशों को मिला करके आपकी आर्थिकी बनी है। जैसा मैंने सिलसिला आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पशुचारण है आज भी। पहले हंटर गैदरिंग भी थी, 30-40 साल पहले तक बनराज जी गुफाओं में ही थे हमारे यहाँ। हंटिंग गैदरिंग कल्पना कीजिए कि 20वीं शताब्दी में चल रही थी हमारे यहाँ। अब वो गुफा से बाहर आ गए हैं, अब हम नहीं कह सकते हैं कि वो हंटर गैदरर हैं, लेकिन हाल तक वो जीवन पद्धति थी हमारे यहाँ। लेकिन पशुचारण और पशुपालन हमारी आज की एक अनिवार्य हमारा पेशा है, क्योंकि पशुपालन पशुचारण नहीं है तो खेती नहीं है, तो कुटीर उद्योग नहीं है, तो यातायात नहीं है, तिब्बत व्यापार के संदर्भ में विशेष रूप से। और तीसरी बात जो इसके साथ जुड़ी थी कि खेती जहां जहां संभव हुआ, अच्छी जमीन मिली, वहां वैसी खेती विकसित हुई, और पहाड़ों की तरफ छोटी खेती, बारानी खेती, यानी कि वर्षा पर निर्भर, मानसून पर निर्भर खेती हमारे यहाँ विकसित हुई। तो उसके बाद इससे भी काम नहीं चला तो लोगों ने कुटीर उद्योगों में लकड़ी का काम, रिंगाल का काम, पत्थर का काम, खड़िया का काम, मेटल्स का काम, धातु का काम, ऊन से बुनाई का काम वगैरह वगैरह, ये कुटीर उद्योग हमारे यहाँ विकसित हुए। और इन कुटीर और भारत तिब्बत व्यापार के माध्यम से जो आय होती थी, इन सब चीजों ने मिल करके उनकी आर्थिकी को बनाया। जब आया तो उस जमाने में एक और अनोखी बात हुई। पहली बार हमारे यहाँ से लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, फौज में भर्ती का सिलसिला शुरू हुआ, हिल स्टेशन बनने शुरू हुए, कैंटोनमेंट बनने शुरू हुए, और पहली बार आउट माइग्रेशन शुरू हुआ। पहली बार हिमालय का मनुष्य हिमालय से बाहर निकला। मैंने अपने किसी एक पुराने लेख में कहा था कि पिछले अंग्रेजों के आने से पहले के जो 2000 साल हैं, उसमें जितना हिमालय नहीं बदला, उससे ज्यादा अंग्रेजों के दौर के 200 सालों में हिमालय बदला। एक और 2000 साल और एक और ये अंग्रेजों के जमाने के 200 साल। और अंग्रेजों के द्वारा छोड़े गए हिमालय को ही हम आगे को बढ़ा रहे हैं। हमने उसमें कोई भी नया इनोवेटिव क्रिएटिव जो है प्रयोग जो है अपनी ओर से हम जोड़ नहीं पाए, हमारी व्यवस्था नहीं जोड़ पाए। इवन हमारा समाज भी उसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ, बावजूद इसके कि जन आंदोलनों का एक सिलसिला हिमालयी समाजों ने लगातार दिया है। तो इस तरीके से यहाँ का पेशा बना। आज हम आउट माइग्रेशन में बहुत हैं। अगर पूरे हिमालय के संदर्भ में कहा जाए तो एक और आप देखेंगे उत्तराखंड, और दूसरा देश के संदर्भ में नेपाल के उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहां से सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन है। मैं उत्तराखंड के बारे में कहूं तो आज 2020 में हमारी जनसंख्या लगभग 11 मिलियन में पहुंच गई होगी, यानी कि 1,10,00,000 के करीब हम पहुंचने वाले होंगे। पिछले सेंसस में हम 1,01,00,000 प्लस थे। लेकिन उत्तराखंड मूल की तकरीबन 40 से 50 लाख जनसंख्या पिछले 150-125 सालों में उत्तराखंड से बाहर चली गई। दिल्ली में 15-16 लाख उत्तराखंडी मूल के लोग रहते हैं। 2 MP चुनने की क्षमता रखते हैं। यह अलग बात है कि वो बहुत यूनाइटेड नहीं है तो वो नहीं चुन पाते हैं। बंबई में भी माना जाता है कि 12+ लाख लोग रहते हैं। लखनऊ में माना जाता है कि 5-7 लाख लोग रहते हैं। कुछ और जगहों की थी, विदेशों में भी कम नहीं है। दुनिया का कोई देश और कोई महाद्वीप ऐसा नहीं है जहां उत्तराखंड के लोग नहीं गए हैं। तो बहुत बड़े प्रवासी हैं और बड़ी बड़ी हैसियतों पर हैं। तो ये जो आउट माइग्रेशन का सिलसिला है, ये अंग्रेजों के दौर से चला, और इस आउट माइग्रेशन के धन और ऋण
दोनों पक्ष है। ये एक सूरज की तरह रोशनी भी पैदा करता है और ये एक घनघोर अंधकार भी पैदा करता है, क्योंकि जब माइग्रेशन में हमारा युवा चला जाता है तो हमारे गांव में जिस अंधकार की रचना होती है, एक बेटे की अनुपस्थिति में, एक पिता की अनुपस्थिति में, एक पति की अनुपस्थिति में, वह अंधकार उस मनी ऑर्डर के मुकाबले, उस भेजे गए पैसे के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। और हमारे आउट माइग्रेशन का, बाहर जाने का और यहाँ अच्छा जीवन बनाने का संतुलन हम आज तक नहीं बना पाए हैं। एक ये बड़ी विडंबना है। लेकिन आउट माइग्रेशन ने हमें खिलना भी सिखाया, देश के स्तर पर और दुनिया के स्तर पर। एक से एक बेहतरीन जगहों में जो उत्तराखंड के लोग या हिमालय के लोग जा सके, तो उसका बड़ा कारण है कि एक क्राइसिस में कोई पिता यहाँ से निकल गया, छोटी मोटी नौकरी में सिपाही बन के गया, कर्मचारी बन के गया, उसकी अगली पीढ़ी में पता चला कि सिपाही के बेटा कैप्टन हो गया, तीसरी पीढ़ी में मेजर तक चला गया, और चौथी पीढ़ी में या हमारे दौर की पीढ़ी में वो जनरल तक चला गया। पहली पीढ़ी में वो चपरासी बना, दूसरी पीढ़ी में बाबू बना, तीसरी पीढ़ी में कुछ और बन गया, और अगले एक दो पीढ़ी के बाद वो सिविल सर्विस में चला गया, वो वैज्ञानिक बन गया, वो पत्रकार बन गया, वो आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, वो अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया। तो ये आउट माइग्रेशन के ये पक्ष भी हैं, लेकिन सिर्फ एक पक्ष की चमक देख के हम इसको समझ नहीं सकते हैं। हमें बार बार उस अंधकार का सामना करना होगा जो आउट माइग्रेशन के कारण पहाड़ के गांव में रचा जाता है, और जिसके कारण हमारी माँ, हमारी बहन के पीठ पर इतना बोझ चला जाता है, इतना बोझ चला जाता है। और दुर्भाग्य ये भी है कि हमारे विश्वविद्यालय, हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज कभी भी मेरी माँ, मेरी बहन के पीठ के भार को कम करने का जो आइडिया है उस पर जा ही नहीं सके, सोच ही नहीं सके, तो वो आविष्कार कहाँ से करते। और आज भी बना हुआ है। ज्यादातर विश्वविद्यालय मैदानी खेती और बड़ी खेती को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत सारे आधार देते हैं। पहाड़ी खेती जो उसके साथ साथ पशुपालन से जुड़ी है, पशुचारण से जुड़ी हुई है, जंगलात के कार्यकलापों से जुड़ी हुई है, बांस से जुड़ी हुई है, पिरूल से जुड़ी हुई है, जड़ी बूटी से जुड़ी हुई है, वो आइडिया हमारे यहाँ विकसित नहीं हो पाया, जो कि हिमाचल ने बहुत अच्छा विकसित किया। हिमाचल के दोनों कृषि विश्वविद्यालय अनोखे हैं एक तरीके से। ये परमार साहब की दृष्टि का एक तरीके से योगदान है। हमारे यहाँ तो न कोई परमार पैदा हुआ, न उसकी कोई गुंजाइश है, न किसी की ऐसी क्षमता है कि वो परमार जैसा बन के दिखाए। जिसने हिमाचल बनने के बाद, जो कि मामूली एक जिसको कहेंगे कि केंद्र शासित राज्य बना था, उसको फुल फ्लेज्ड राज्य ही नहीं बनाया परमार ने, बल्कि परमार ने एक ऐसा लैंड एक्ट दिया जिसको बदलने का साहस उसके बाद आई हुई कोई भी सरकार नहीं कर सकती। ये शक्तिशाली बीजेपी की सरकार भी उसके बनाए हुए उस भूमि कानून पर हाथ डालने का जोखिम नहीं उठा सकती है, न उठा पाएगी कभी। और उसने ये कहा कि जमीन बहुत कम है, और इसलिए जो 118 वाला एक्ट लाया उसमें था कि नो नॉन हिमाचली विल हैव ए पीस ऑफ लैंड हिमाचल, क्योंकि ऐसे इलाकों के लिए संवैधानिक जो संरक्षण है उसका इस्तेमाल करने की जरूरत थी। कश्मीर में हमने बहुत ही गलत तरीके से उसको उठा दिया है। वही तरीके की सुविधा हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए दी है, हालांकि वहां हम सुविधा भी देते हैं और फौज भी भेज देते हैं। और दूसरा, उस एक्ट की एक और विशेषता है हिमाचल में कि जो अर्बन हिमाचली है वो रूरल हिमाचल में ज्यादा नहीं दे सकता है। अर्बन हिमाचली का होटल चल रहा है, गाड़ी चल रही है और धंधे चल रहे हैं। अगर उसी को बगीचे बनाने का भी काम दे दिया जाए, ग्रामीण पर्यटन का काम दिया जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। और उसमें वो कामयाब हुआ, और एक दिन वो चुपचाप उसने गद्दी भी छोड़ दी, वो चिपका नहीं रहा। जैसे कि बहुत सारे नेता वगैरह अपनी गद्दियों से इस कदर चिपके रहते हैं कि अंत में उनको निकालना पड़ता है और बड़ी बुरी तरीके से फिर वो गद्दी छोड़ के जाते हैं। परमार अपना योगदान देके चले गए, फिर परमार जैसा कोई और हिमालय में पैदा नहीं हो पाया। आज आप देख रहे हैं कि कश्मीर की अपनी समस्या बनी हुई है, कैसे हमारी सरकार ने कश्मीर को डील किया कश्मीर के साथ, वो बहुत शर्मनाक है। लेकिन मैं उसकी चर्चा अभी नहीं करने जा रहा हूँ। सिक्किम जरा सी शांतिपूर्ण था, लेकिन आपने देखा होगा कि सिक्किम में बिना इलेक्ट हुए आपने पूरे के पूरे इलेक्टेड मेंबर्स को दल बदल करा दिया। ये मतलब डेमोक्रेटिक निजता की पराकाष्ठा एक तरीके से है। अरुणाचल को आप देख ही रहे हैं, नागालैंड का अंडरग्राउंड मूवमेंट, अब तो शिलोंग में भी, यानी कि आपके मेघालय में भी अंडरग्राउंड मूवमेंट हो गया है। इसका मतलब है कि हम नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पाए। लेकिन उसके विस्तार में अभी मैं जाऊंगा तो बहुत समय ले लेगा, मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। तो दो ही प्रांत हिमालय में बचे हुए थे शांतिपूर्ण,
एक हिमाचल और एक बहुत बड़ा योगदान जो है सिक्किम ने दिया था। और सिक्किम के पिछले मुख्यमंत्री ने बहुत कोशिश करके, छोटा भी प्रांत था वो, उसको बड़े एक खास तरीके का चेहरा प्रदान करने में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। और एक लंबा टेन्योर पूरा करने के बाद अब वो चले गए, अब दूसरे वहां आ गए हैं। वो कितना बनाएंगे या बिगाड़ेंगे मुझे पता नहीं है। हिमाचल में तो बिगाड़ नहीं पा रहे, हालांकि हिमाचल में बहुत कुछ बिगाड़ने की कोशिश बाद में परमार के बाद होती रही है। तो ये जो हिमालय की इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी की डाइवर्सिटी चाहे ना हो, लेकिन इकोनॉमी के बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके के हैं। जैसे हायर हिमालय में जाएंगे तो पशुपालन बहुत प्रभुत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा, नीचे घाटी में आएंगे तो खेती उससे प्रभावकारी चीज हो जाएगी। पढ़े लिखे परिवारों में या गांवों में या समाजों में या हिस्सों में जाएंगे तो वहां नौकरी बहुत बड़ा व्यवस्था है, और अपने इलाके का माइग्रेशन हो या अपने इलाके से बाहर का माइग्रेशन हो या अपने देश से बाहर का माइग्रेशन हो, उसमें वो लोग शरीक हो जाते हैं। तो इसको समझना भी एक तरीके से अनिवार्य हो। जो एक महत्वपूर्ण पक्ष और मैं कहना चाहता हूं संसाधनों पर आने से पहले, क्योंकि संसाधनों के बाद और फिर आज की दिक्कतों के बाद मैं अपनी बात एक तरीके से समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। जो मैं एक बात और करना चाहता हूं कि हिमालय एक मैं शुरू में जब बताते वो शोर कहीं से आया तो बूढ़ा आदमी जो है जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वैसे होता है, वो हम भटक गए अपनी बात से। मैंने बताया था कि हम उत्तर की ओर देखते हैं तो हिमालय दिखता है, लेकिन कभी कभी अगर हम भारतीय बने रहें लेकिन भारतीय होने के साथ साथ हम एशियाई हो जाएं तो आप देखेंगे कि हिमालय केंद्र में है। हिमालय एशिया के बीचों बीच है। अगर तिब्बत में आप होंगे तो आप दक्षिण को देखेंगे, आप फिर उत्तर को नहीं देखेंगे हिमालय को देखने के लिए। जब आप कैलाश मानसरोवर या लासा जाएंगे तो आप दक्षिण की ओर देखेंगे अपने हिमालय को देखने के लिए। तो अगर एक एशियन सिटीजन आप थोड़ी देर के लिए अपने को समझें, और सरकार भी इसमें अभी शायद नाराज नहीं होगी, तो आप हिमालय को बीच में पाएंगे। इसलिए उसका हिमालय का जो इकोलॉजिकल ग्रोथ है नदियों वाला, वो सिर्फ गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र वाला या क्या बोलते हैं आपके सिंधु वाला ही नहीं है। इरावती वहां से निकलती है, म्यांमार को जाती हैं, 2-3 और नदियां जाती हैं। ह्वांगहो यांगत्से कियांग भी एक तरीके से तिब्बत के एक इलाके का से उनकी शुरुआत होती है। जो आपकी तारिम है इधर, आमू दरिया है जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है और एक रेगिस्तान में विलीन हो जाता है, वह भी नदी भी वहां से निकलती है। कितने कितने सारे तो तालाब तिब्बत में हैं। अगर आप कभी गूगल अर्थ में तिब्बत को जाने की कोशिश करें तो पानी यानी कि 600-700 स्क्वायर माइल में फैले हुए लेक वहां हैं, और 16-17, 18 हजार तक में लेक। खुद हमारा मानसरोवर और राकसताल जहां से हमारी सतलज नदी आती है वो 14,000-15,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये जो हिमालय का जो बड़ा लार्जर एशियन इकोलॉजिकल रोल है उसको भी आज समझने की जरूरत है, क्योंकि ये खास तरीके से हमारे भारत की जलवायु का निर्माता है, ये क्लाइमेट मेकर है। क्योंकि हिमालय अगर ना हो तो मानसून चले जाएंगे मध्य एशिया को, चीन भी चाहेगा कि उसकी तरफ आए और रूस भी चाहेगा, पूरा ड्राई लैंड है, आपको पता होगा वहां। तो ये मानसून एक ऐसा कमाल है जिसने हमारी भारत भूमि को एक नया ही किस्म का रूप दिया है। उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी उर्वरता है, वो अद्भुत है। उसका बड़ा कारण जो है ये मानसून का जो एक फेनोमेना हमारे यहाँ प्रकृति ने दिया। पता नहीं हम कितना रोल, आपने पता नहीं आप में से कुछ ने एक पेपर पढ़ा होगा, उस नेचर में ये पेपर छपा था, उसने ये लिखा था कि अमेज़न के जंगलों के कटने का भारतीय मानसून के व्यवहार पर असर पड़ा है। पहले सुन के मैं बड़ा गड़बड़ाया कि ये सच हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये बात कंफर्म निकली। क्योंकि इस दुनिया में आप कहीं भी कोई खराब काम करेंगे, उसका जो इकोलॉजिकल प्रभाव होगा वो दुनिया में कहीं भी पड़ सकता है, कहीं दिखेगा आपको, कहीं नहीं भी दिख सकता है। तो हमारे मानसून के गड़बड़ाने में क्लाइमेट चेंज जैसे एक विषय जो आजकल बहुत चर्चा का एक तरीके से विषय है, उसके साथ अमेज़न के जंगलों के कटने का रिश्ता भी हो सकता है। इससे आपको दुनिया के छोटे होने का संकेत और दुनिया के एक इलाके की गड़बड़ी का दूसरे इलाके की किसी पारिस्थितिक परिदृश्य में प्रभाव पड़ने की जो शक्ति है, उसका एक तरीके से भान होता है, मैं कहना चाहता हूँ। तो ये जो क्लाइमेट मेकर वाला रोल है हिमालय का, वो जबरदस्त तरीके से ज्यादा है। नीचे तराई भाबर की पूरी जंगल की पट्टी थी और पूछे हिमालय की ऊंचाई की पट्टी थी, लेकिन मनुष्यों के लिए कहीं कुछ बंद नहीं था। वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जीव हैं और जो पालतू जानवर हैं, उनके आवागमन के लिए भी कहीं हिमालय ने कभी रास्ता नहीं रोका था। हजारों साल से ऊपर से
कारवां आते थे। आपको इकबाल की कविता याद आ रही होगी, भूगर्भ भूगोल के बारे में आप कालिदास की कविता अष्टोत्तर श्याम को एक बार पढ़ लेंगे तो एक हिमालय का साकार भौगोलिक भूगर्भिक रूप आपके सामने आ जाता है। ये संतरी हमारा, ये पासवां हमारा, जब इकबाल की कविता आप पढ़ते हैं तो उससे भी आपको अंदाजा आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्यता के जो कारवां जगह जगह से आते रहे वो कैसे हिमालय को पार करके आए। तो हिमालय ने जलवायु के लिहाज से मानसून को जरूर रोका, मध्य एशिया से जाड़ों में 6 महीने तक आने वाली ठंडी हवाओं को रोका, लेकिन मनुष्यों के, संस्कृतियों के, जानवरों के, पालतू जानवरों के आवागमन को कभी हिमालय नहीं रोका। उसके लिए हिमालय झुक गया। एक और उसने 29 हजार फीट तक गए हुए शिखरों को बनाया, तो नीचे उतर करके उसने दर्रे भी बनाए और सैकड़ों में दर्रे बनाए, जहां से आप एक घाटी से दूसरे घाटी में जा सकते हैं, भारत से तिब्बत में जा सकते हैं, नेपाल से तिब्बत में जा सकते हैं, भूटान से तिब्बत में जा सकते हैं, म्यांमार से तिब्बत में जा सकते हैं, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से तिब्बत में या सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं। तो ये एक विचित्र किस्म का भूगोल है, ये जलवायु निर्धारक की बात है। तीसरी बात, आज जलवायु परिवर्तन के दौर में जब आईपीसीसी की 8 रिपोर्ट आ गई हैं और वो कठिन होती हैं और हम जैसे देसी भाषा भाषियों के लिए अभी तक कोई उसका किसी भाषा में कोई प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आईपीसी की रिपोर्ट से कुछ भान होता है कि क्लाइमेट चेंज को हमारे वैज्ञानिक कैसे समझ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का विज्ञान अभी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में अभी है, उसमें एक निश्चयात्मक तरीके से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप और हम जो सामान्य लोग हैं वह जो चीजें हमारे चारों ओर हो रही हैं उससे हम जलवायु परिवर्तन को पकड़ पाते हैं। जैसे बारिश का शिफ्ट हो जाना, जैसे पहाड़ों में सितंबर के बाद से लेके पता चला कि अगले जून तक कोई बारिश नहीं हो रही है, जाड़ों में बर्फ नहीं गिर रही है, ड्राई स्पेल है। बुरांस को अंदाज नहीं आ रहा है कि बसंत आया कि नहीं, खिलूं कि नहीं। काफल को अंदाज ही नहीं आ रहा है कि मैं कब पकूं। खुमानी को अंदाज नहीं आ रहा है, भंवरों को अंदाज नहीं आ रहा है कि बसंत आया कि नहीं आया है। तो ये इस सब से, जैसे हमने एक बार क्रिसमस के मौके पर बुरांस खिला हुआ देखा, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको वैज्ञानिक ना पकड़ पा रहे हो लेकिन ऑर्डिनरी लोग समझ पा रहे हैं कि कुछ चीजें बदल रही हैं। जंगलों की आग आपने देखा होगा कुछ साल पहले कितनी बढ़ गई थी, कितनी तेज हुई थी। अभी आपने इस साल पढ़ा होगा कि कैलिफोर्निया में कितने जंगल जले वहां, और एक साल पहले आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बताते हैं कि 25% से ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो उस जंगल की आग ने खत्म कर दी। तो प्रकृति बहुत सारे कठिन रूप ले रही है और हमारे किए का बदला तो नहीं ले रही, कभी कभी यही भी आता है। हिमालय में इनके अलावा भी, आग के अलावा भूकंप है, छिपे हुए हैं। हिमालय के प्राकृतिक मिजाज में भूकंप है। हमारे लिए भूकंप ट्रेजेडी है, लेकिन हिमालय के लिए ट्रेजेडी नहीं है। वो हिमालय के अपने को सेटल करने की कोशिश है। वो हिलता है ना, हिलने के बाद वो बोतल में ठीक से आपकी मूंगफली या मसाला फिक्स हो जाता है। ये लगभग भूकंप जो है हिमालय का हिलना है, ताकि जो भीतर से जहां भी दरारें हैं, खालिस्तान है, वो भर जाएं। जहां भ्रंश हैं, थ्रस्ट जो फॉल्ट जियोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, वो भर जाए। वहां शेषनाग है कि नहीं है मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब हिमालय हिलता है तो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए वो ट्रेजेडी हो जाती है। भूकंप के साथ जो क्लाउड बर्स्ट्स हैं वो बहुत होने लगे हैं। जो ग्लेशियल पॉन्ड्स हैं वो टूटने लगे हैं, क्योंकि रिशीडिंग हो रही है, ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं। तो जहां आप एक ये फर्क जरूर समझिए कि बर्फ और पानी एक तरीके से पानी के ही दो रूप हैं, लेकिन बर्फ और पानी में जो बुनियादी अंतर है कि पानी की विशेषता ये है कि उसको बहना आता है, जो लोएस्ट पॉइंट है उसको पकड़ करके वो सीधा सीधा समंदर की तरफ जाता है। बर्फ की विशेषता क्या है कि वो वर्टिकल खड़ा हो सकता है, ऊपर को जा सकता है, इसलिए वो स्टोर हो सकता है। कल्पना करिए कि बर्फ खड़ा नहीं हो रहा है, वो गल जा रहा है, या केदारनाथ में 2023 की तरह बारिश हो रही है, तो आप समझिए कि वो सब पानी तो नीचे आ रहा है। हम तो पहले नदी का पानी नहीं संभाल पा रहे हैं, अभी अतिरिक्त पानी को कैसे संभाल पाएंगे। इसलिए केदारनाथ 2013 के 16-17 जून को उस मामूली पानी को नहीं संभाल पाया जो चोरवाड़ी ताल के टूटने के बाद नीचे को आया। और बाद में वहां पर तो केदारनाथ में तो चौड़ा मैदान जैसा है, लेकिन जब वो सब मलबा, मिट्टी, पत्थर, पानी नीचे को घाटी में गया, तो आपने नीचे देखा जो रामबाड़ा है, रामबाड़ा के 90-100 मकानों में से एक सिंगल मकान नहीं रहा। आप इलाहाबाद वालों को और देश के और जगह के लोगों को तो बहुत दिनों तक अंदाज ही नहीं आया, क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर में जा रहे, केदारनाथ पहुंच रहे लोगों के ही विवरण अखबारों में और टेलीविजन में देख रहे थे। जो बीच में एक अच्छी खासी टाउनशिप थी रामबाड़ा की, वो पूरी की पूरी बह गई। वहां एक सिंगल मकान तो लग रहा है, एक ईंट नहीं बची।
कभी मैं आपको चित्रों में दिखाऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास हो जाएगा तो दहशत होगी कि हिमालय में प्राकृतिक आपदा कितना आक्रामक, कितना हिंसक, और अनेक बार तो ये लगता है कि बदले की भावना से भरा हुआ मिजाज उसका एक तरीके से बन जाता है। आपने वहां लद्दाख के बाढ़ को भी देखा, इस बार आपने बिहार की बाढ़ को भी देखा। तो ये जो पर्यावरण, ये क्लाइमेट चेंज के जमाने में हिमालय का एक बड़ा और रोल है, इसलिए मैंने ये विषयांतर किया कुछ जरा इधर जाने में, कि जो कार्बन सिंक है उसके लिए, कार्बन के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम पैदा कर रहे हैं, उसके लिए कोई अगर थैला है हमारे पास, कोई कूड़ा घर है, कोई अगर स्टोर करने की क्षमता वाला कोई आइटम है, तो वो जंगल है। जंगल चाहे अमेजन के हों, चाहे हिमालय के हों, चाहे बस्तर के हों, ये दुनिया के फेफड़े हैं। दुनिया को भी सांस लेनी होती है। अनेक बार हमारा नेता दिल्ली में जो बैठा होता है उसको लगता है कि उसी को सांस लेनी होती है, और वो दुनिया भर की एयर कंडीशन अपने कमरे में रहता है। हम सब मध्यम वर्ग के लोग सब करते हैं, अब तो निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी इन मशीनों का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, जो आपको तो ठंडा करते हैं लेकिन पूरे शहर को गर्म करते हैं। दिल्ली 49 गई, आपने सुना होगा ना। इलाहाबाद में तो आप पहले ही ज्यादा गर्मी झेलते थे। तो ये जो जंगल हैं और हिमालय के जंगल हैं, उनका क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में कार्बन सिंक में बहुत बड़ा रोल है, जिसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमारे साइंटिस्ट कहते हैं, कि वो पर्यावरण में गए हुए कार्बन को ग्रहण करके अपने में समा लेता है और हमको ऑक्सीजन देता है, और उस कार्बन को फिर धरती को लौटा देता है। तो ये बहुत बड़े इकोलॉजिकल रोल को, जिनको हमारे पूर्वज तो समझते थे, लेकिन उसको उस तरीके की भाषा और सिद्धांत में नहीं लाते थे, लेकिन वो अपने डे टू डे लाइफ में उसको जानते थे और समझते थे। ये अगला रोल एक तरीके से हिमालय का है। अब जब हिमालय खुलने लगा, पहले तो सिर्फ पर्यटन के लिए जाता था, तीर्थाटन के लिए लोग जाते थे। कोई तिब्बत जा रहा है, कोई चारधाम में आ रहा है, कोई कश्मीर में जा रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है। और हिमालय की एक और विशेषता है, ये बहुधर्मी पहाड़ है। यहाँ दुनिया के अधिकांश धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ मिलेंगे भी आपको, और तीर्थ यात्रा में भी आपको। हिंदू, सबसे पुरानी बोनपा हिंदू, बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की होती है। बौद्ध, जैन, जैनों के पहले तीर्थंकर जो है कैलाश में दिवंगत हुए थे, वहां उन्होंने प्राण छोड़े थे, आदिनाथ में। इस्लाम को मानने वाले कश्मीर की तरफ बहुत प्रभावशाली हैं, उनके बहुत सारे तीर्थ वहां हैं। बौद्धों के तो पूरे हमारे हिमालय में भी हैं, तिब्बत के अलावा, आपको पता ही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हिमालय में हैं जो इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूशनल धर्म को नहीं मानते। वो इन इंस्टीट्यूशनल धर्मों से पहले के आदि धर्मों को मानते हैं, लोक धर्मों को मानते हैं, या जिनको कह सकते हो कि प्रकृति की पूजा करने वाले धर्मों को मानते हैं। वो भी हिमालय में आपको मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेंगे, नेपाल में भी मिलेंगे, भूटान में भी मिलेंगे। हमारे बनराजी भी एक जमाने में थे, हमारे पूर्वज भी पहले पहाड़ों में रहे होंगे। वो उनमें से बहुत सारे प्रकृति को की पूजा करने वाले रहे होंगे। तो ये धार्मिक विविधता है, और हिमालय की प्राकृतिक विविधता के साथ उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी जुड़ी है, क्योंकि दुनिया के जितने एथनिक ग्रुप हैं उनका आगमन हिमालय में हुआ है। सबसे पुराने कोलों से लेके, मंगोलॉइड से लेके, जो नॉर्डिक्स हैं, खस हैं, या प्री ऋग्वेदिक आर्य हैं, उन सबका आगमन हिमालय में हुआ। हिमालय के लोगों के चेहरों की विविधता देख के आपको ये भान होना चाहिए कि कितनी वैरायटी के एथनिक ग्रुप्स यहाँ एक जमाने में आए होंगे। कैसे शुरू में उनमें संघर्ष रहा होगा, फिर कैसे उनमें समझौता और समन्वय रहा होगा, और कैसे बाद में उन्होंने एक मिलीजुली संस्कृति को इजाद किया होगा। ये एक बहुत समझना जरूरी है, और खास तरीके से उस दौर में समझना जरूरी है जब जातिवाद और सांप्रदायिकता और रेशियलिज्म जो है सबसे पावरफुल टूल्स पूरे दुनिया के सत्ताओं के लिए, राजनेताओं के लिए बनने जा रहे हैं। उस मौके पर ये जो जोड़ने वाले एलिमेंट हैं, हिमालय से आए या दुनिया के किसी भी कोने से आए, उनको समझना चाहिए, उनको अपनी हेरिटेज हमें मानना चाहिए। तो ये जो विविधता समाजों की, धर्मों की और संस्कृति की है, उसका बहुत ही बड़ा विस्तार है। हिमालय में जितने पहनावे हैं, जितने खान पान हैं, जितने तरीके के मुखौटे हैं, जितने तरीके के कानों के, जिसको कहेंगे कि गहने हैं, गले के गहने हैं, हाथ के और पैर के गहने हैं, जितनी तरीके की टोपियां हैं, वह दुनिया के किसी भी इलाके में आपको नहीं मिलेंगी। कितनी भाषाएं, 600 भाषा से ज्यादा भाषाएं पूरे हिमालय में, नेपाल और भूटान को लगा के हैं। हमारे अपने हिमालय के प्रांतों में 1 दर्जन से 2 दर्जन तक की भाषाएं। अकेला आप नागालैंड देखिए, एक छोटा सा नागालैंड 14 भाषाएं बोलता है। 16 कम्युनिटीज वहां है, और कोई कम्युनिटी किसी दूसरे की भाषा को नहीं समझती है। इसलिए आपस में संवाद के लिए उन्होंने नागामीज भाषा का आविष्कार किया है, जिसमें असमी के शब्दों को उन्होंने लिया है।
एक अनोखी किस्म की दुनिया है, और हम में से कोई सिंगल भाषा बोलने वाला नहीं है। हिमालय के सभी लोग मल्टीलिंगुअल है, कम से कम 3-4 भाषाएं बोलते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं। अगर वो व्यापारी हैं तो तिब्बत की भाषा, नेपाल की भाषा बोलते हैं, गंगा यमुना के मैदान की भाषा बोलते हैं। हिंदी हमें पूरे देश से जोड़ती है, अंग्रेजी पूरी दुनिया से जोड़ती है। संस्कृत भी नहीं छूटी है, चाहे न जानते हो, न बोल पाते हो, लेकिन रट उठा करके मंत्रों में, तंत्रों में उसका भी इस्तेमाल होता है। और कुछ लोग जो संस्कृत की जो बड़ी हेरिटेज है उसको पढ़ते हैं, उसको नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके अनुवादों को पढ़ते हैं। तो ये जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है हिमालय की, वह भी एक बड़ी थात है हमारी। और उसका बहुत बड़ा सांस्कृतिक विविधता का बहुत बड़ा निर्धारण यहाँ की प्राकृतिक विविधता ने किया है। और प्राकृतिक विविधता ने कृषि की विविधता को भी बढ़ाया है। यानी कि आपकी जितनी विविध प्रकृति होगी उतनी ही तरीके की आपकी एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी भी होगी। ये देखने की बात है। लद्दाख में आपको एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, हॉर्टिकल्चरल डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, बहुत कम फल, बहुत कम फसल होती है। लेकिन जैसे जैसे आप इधर को आओ, मध्य और ईस्ट हिमालय को आएंगे, तो आप देखेंगे कि ये डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। नेचर ने अलग अलग किस्म की चीजें अलग अलग इलाकों को एक तरीके से अलॉट की है। आपने देखा होगा कि किन्नौर में जो है वो एक खास तरीके की चीड़ में एक खास तरीके का फल होता है, बहुत प्रोमिनेंट है वहां। हमारे यहाँ आएंगे तो चूरा जैसा पेड़ आपको दिया गया है, चीड़ दिया गया है। चीड़ के बारे में बहुत सारे लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि विदेश पेड़ है, अंग्रेज लगा गए। चीड़ यहाँ का प्राकृतिक पेड़ है, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं उगता है, वहां पर उगता है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे जंजाल लाया है। कोई जानवर उसमें मुंह नहीं मारता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। विधाता ने, प्रकृति ने उसके बीज में पंख लगा दिए हैं, वो उड़ के कहीं 2-3 मील भी जा सकता है और वहां उग जाएगा, जरा सी भी मिट्टी मिलेगी। लेकिन उसके डीडल्स में बहुत तेजाब होता है, वो धरती में और किसी पौधे को नहीं करने देता है। अब बहुत सारे हमारे साथी जैसे चीड़ के फिरूल का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, बिजली बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो एक नई किस्म की एक टेक्नोलॉजी का एक नया जैसा इन्वेंशन, एक जनमुखी यूज उसका होगा। अगर हम पूरे पिरूल जो गिरता है उसका अगर 10% भी अगर इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, एक बहुत बड़ा रोल होगा। एनर्जी मिलेगी, इनकम मिलेगी। उसके अलावा जंगलों की आग जो आने वाले वर्षों में बहुत ज्यादा विभीषिका बनने वाली है, वह नियंत्रित इससे होगी। लेकिन बांज एकदम अलग रोल अदा करता है। बांज का पत्ता जहां पर गिरता है वो जल्दी से जल्दी गलता है और जल्दी से जल्दी ह्यूमस बनाता है। चीड़ मिट्टी नहीं बना पाता है, लेकिन बांज यानी कि ओक फैमिली जो है, बांज, खरसू, तिलौज वगैरह वगैरह, बुरांस, काफल, ये सब उसी परिवार के हैं। बहुत ही मिक्स फॉरेस्ट होता है। वह अपने नीचे अपने पत्तों से खाद बनाता है और वही खाद ह्यूमस बनती है। ह्यूमस माने मिट्टी, और मिट्टी बनाने में सदियां लगती है। और ये मिट्टी ही है जो हमको मिट्टी नहीं होने देती, ये मिट्टी है जो हमारी सभ्यता को बनाती है। इसलिए जो चिपको आंदोलन का जो मर्म आता है वो पेड़ को बचाने का नहीं, वो दरअसल अपनी मिट्टी को बचाने का आंदोलन था। क्योंकि पेड़ को बचाओगे तो मिट्टी बचेगी, मिट्टी रुकेगी, मिट्टी रुकेगी तो मनुष्य रुकेगा। अगर मिट्टी चली गई तो फिर मनुष्य नहीं रुक सकता। आप कितने ही कोशिश करो, कितने ही भाषण दे दो टेलीविजन से या रेडियो से, मिट्टी अगर रुक गई तो मनुष्य रुकेगा। अगर वो भाग भी गया था, पिछले 150-200 सालों में प्रवास में भी गया था, वो लौट आएगा, क्योंकि मिट्टी उसको बुलाएगी। मिट्टी उसको जीवित रहने लायक ही नहीं, एक सम्मानजनक जीवन के लायक आधार दी थी। ये एक समझने की कुंजी है हिमालय के संदर्भ में। इसलिए हिमालय का जो इकोलॉजिकल रोल है उसके साथ ये आर्थिकी वगैरह भी जुड़ जाता है। अब जब हमने खेती शुरू की तो हम बहुत उसको विस्तार नहीं दे पाए। मैंने बताया यूपी में 70% खेती की जमीन है, हमारे यहाँ 6% पर्वतीय उत्तराखंड में है। लेकिन हिमालय में जल, जंगल, जमीन, जानवर वगैरह के साथ एक और अनोखा एक आधार है, संसाधन है, जिसको हम कहते हैं हिमालय का सौंदर्य, वाइल्डनेस। ऐसा सौंदर्य जिसको हम और आप नहीं रख सकते, जिसको प्लानिंग कमीशन नहीं रख सकता, जिसको वर्ल्ड बैंक नहीं रख सकता। और कितना ही प्रभावशाली डिक्टेटर दुनिया में कोई क्यों ना आ जाए, वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य की रचना नहीं कर सकता, उसको प्रकृति ही कर सकती। और वो तभी कायम रहेगा जब कोई समाज प्रकृति की इज्जत करना सीखे। आप कभी कभी अपने भारत देश के नक्शे को देखिए, उसके संसाधनों को देखिए, तो आपको दुनिया भर से रश्क होने लगता है कि एक ऐसा भूगोल हमको दिया है जो अनोखा है, क्योंकि उसमें इतनी प्राकृतिक विविधता है। हिमालय है, हिमालय का रेगिस्तान भी है, अलग से थार का रेगिस्तान भी हमें अलॉट किया है।
ईस्ट कोस्ट दिया है तो वेस्ट कोस्ट भी दिया है, दक्षिण का इतना बड़ा पठार दिया है, मध्य का इतने बड़े पहाड़ दिए हैं बिंदी से लेके उसके अगल बगल फैले हुए, जिसमें हमारी बहुत बड़ी बेल्ट है जहाँ जनजातियां रहती हैं, जहाँ बॉक्साइट के भंडार हैं, जहाँ सबसे बेहतरीन जंगल है। बॉक्साइट सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर बॉक्साइट एब्जॉर्ब कर रहा है तभी आपके ग्राउंड वाटर रिचार्ज होंगे, तभी वो नदियां होंगी। आजकल आप देख रहे होंगे कि जमुना के मुकाबले आपके ये जो जमुना की सहायक की नदियां हैं वो ज्यादा अच्छी आ रही है। इलाहाबाद में जब गंगा जमुना की मुलाकात होती है तो आप देखते हैं कि जमुना ज्यादा पानी लेके आ रही है, क्योंकि चंबल उसमें योगदान दे रही है, बेतवा उसमें योगदान दे रही है, बनास उसमें योगदान दे रही है। आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान से और मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां इसी धरती के इसी मिजाज के कारण पानी की इतनी ग्रहण करती हैं कि वो इन नदियों में रिश्ता रहता है, और ये नदियां सदा नीरा बन के जमुना को स्ट्रेंथ देती हैं और जमुना इलाहाबाद में आके गंगा को देती है। तो ये जो मैं कह रहा था कि खेती ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो उस दौर में पर्यटन हमारे यहाँ यानी कि तीर्थाटन हमारे यहाँ शुरू हुआ तिब्बत व्यापार के बाद, और उससे पहले भी शुरू हो गया था, लेकिन तिब्बत व्यापार और तीर्थाटन साथ साथ चलते रहे हमारे यहाँ, क्योंकि जो चार धाम के रास्ते थे, कैलाश के रास्ते थे, वही हमारे व्यापार के रास्ते भी थे, और व्यापार के लिए वो पहले खुल गए थे, तीर्थाटन उसके बाद उसमें गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद आधुनिक काल में पर्यटन एक बड़े महत्वपूर्ण आर्थिक घटक के रूप में हमारे यहाँ भी विकसित हुआ, जिसके प्लस भी हैं, जिसके माइनस भी हैं, जिसके दोनों आयाम हैं। इनकम भी देता है और बड़ी दहशत भी पैदा करता है, दूरस्थ दुर्गम इलाके तक पॉल्यूशन, गंदगी, तमाम चीजें ले जाता है, आदि आदि। कैसे उसको नियंत्रित करें, और कैसे हम जो हमारा तीर्थाटन के जो सूत्र हैं, तीर्थाटन की जो फिलोसॉफी है, उसको कैसे हम पर्यटन में इंट्रोड्यूस करें, और कैसे पर्यटन को मिनिमम पर्यटन में लाएं, उसको जन पर्यटन बनाएं, उसको किसी तरीके से कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म बनाएं वगैरह वगैरह, लेकिन उसके विस्तार में जाने की अभी गुंजाइश नहीं है। तो ये जिसको मैं अभी वाइल्डनेस कह रहा था, जो हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य है, वो हिमालय का सबसे बड़ा खजाना है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया आती। और साल में ऐसा माना जाता है कि खुद उत्तराखंड में ही करीबन 1.5 करोड़ लोग कोरोना से पहले पर एनम जो है आ रहे थे। हमारी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 1.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है उत्तराखंड में टूरिस्ट और तीर्थयात्री के रूप में आती थी। नेपाल का बहुत बड़ी संख्या है। अगर पूरे हिमालय का कैलकुलेशन किया जाए तो ऐसा लगता है कि हिमालय की जनसंख्या अगर 7 करोड़ है अभी, पूरे समग्र हिमालय के देशों की और प्रांतों की मिला करके, तो हिमालय में 10 से 12 या हो सकता है कि इससे भी ज्यादा, ऐसा कोई आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन 10 से ज्यादा करोड़ प्रतिवर्ष हिमालय के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। और हम में से पूरे हिमालय में से सिर्फ भूटान ही ऐसा है जिसने टूरिज्म को रेगुलेट किया है। वो एक संख्या से ज्यादा टूरिस्टों को अपने यहाँ नहीं आने देता है, और उसने एक क्वालिटी टूरिज्म डेवलप किया है, ताकि उसके यहाँ न तो कैओस हो, और न उनके यहाँ जो है पॉल्यूशन हो, और न उनके यहाँ जो है उनके संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़े। हमारे यहाँ अनियंत्रित हो गया है। आपको याद होगा कि जब 16-17 जून को 2013 को फ्लड आया पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिमाचल के बड़े हिस्से में, नेपाल, पश्चिमी नेपाल के हिस्सों में 300 से 400% ज्यादा बारिश हुई। जो मानसून 28 जून 2013 को पहुंचने वाला था, वो 16-17 जून को आ गया। और आपने तो सिर्फ केदारनाथ ट्रेजेडी करके सुना, वो पूरे मध्य पश्चिम हिमालय की ट्रेजेडी थी। तो इतनी बारिश जब हो गई तो केदारनाथ में 25,000 के करीब लोग थे, जबकि केदारनाथ की क्षमता 7-7.5 हजार से ज्यादा लोगों को समाने की नहीं थी। इसलिए आज तक हम नहीं जानते हैं कि कितने लोग मारे गए। 400 तो कंकाल ढूंढे गए थे बाद में पिछली सरकार के दौर में। अभी परसों 200 और कुछ आइडेंटिटी और मिली है हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कि भाई कितने लोग मारेंगे उनका और वो करो। अभी इतने साल हो गए, 13 में ये घटना हुई, अब 20 आ गया है, अभी तक हम कोई एक व्हाइट पेपर नहीं बना पाए हैं 2000 की ट्रेजेडी पर। मुख्यमंत्री जरूर बदल गई, उसके बाद सरकार जरूर बदल गई, लेकिन हमने उन श्रमिकों को, उन नेपालियों को, उन मजदूरों को, उन घोड़े वालों को, कंडी वालों को, डांडी वालों को, वो कितने दिवंगत हुए, कितने हमारे गढ़वाल के उन गांव के लोग दिवंगत हुए जो अपने कारोबार के लिए केदारनाथ और बीच के रास्तों में गए थे। हमने कोई उसकी रिपोर्ट नहीं दी। अंग्रेजों के जमाने की रिपोर्ट में देख रहा था कि 1824 में केदारनाथ में हैजा हुआ, तो ट्रेल, उसमें विलियम ट्रेल कमिश्नर था, उसने पहले तो हैजे को नियंत्रित किया और बाद में हैजे की पूरी डिटेल रिपोर्ट दी, जो अभी भी उपलब्ध है। आपने सुना होगा 100 साल पहले जब स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया था भारत में, जिसको लाम बुखार भी कहा जाता था, सैनिक जो लड़ने के लिए गए थे यूरोप के फ्रंट पर, वो अपने साथ
एक ऐसा ही बुखार लेके आए जैसे आजकल कोरोना ने आतंक ढाया है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसका ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जैसे हमारी सरकारें कर रही हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाकायदा उस पर कमीशन बिठाया और 2 खंडों में वो रिपोर्ट आंख खोलने वाली है कि कैसे फैली और कैसे नियंत्रित किया। तो 1824 की ट्रेल की रिपोर्ट देख के मेरा सर झुक गया उसके प्रति कि एक अंग्रेज जो कहाँ से स्कॉटलैंड से यहाँ आया हुआ है और जो अभी पूरा उतने कठिन भूगोल में जा रहा है, कोई गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, और ठीक से आप घोड़े को भी वहां तक नहीं ले जा सकते हो, वहां पहुंच करके उसने रिपोर्ट बनाई थी और पूरा नियंत्रण कर दिया था उसको जल्दी से। और फिर अक्टूबर के महीने में दोबारा पिलग्रिमेज शुरू हो गई थी। हालांकि उस जमाने में हजारों की संख्या में नहीं आते थे पर्यटक, लेकिन जितने भी आते थे उनमें से कोई न मारा जाए इसकी उसने कोशिश की थी। तो ये जो तीर्थाटन और पर्यटन वाला सिलसिला है वो इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ की जो सांस्कृतिक जो हेरिटेज है उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे तीर्थ हैं, जो हमारी गुफाएं हैं, ये गुफाएं प्रकृति प्रदत्त गुफाएं हैं। ऐसी गुफा नहीं जैसी केदारनाथ में लिंटर डाल के बनवाई गई, ऐसी गुफा नहीं जिसके साथ फ्लैश वाला सिस्टम हो ताकि मंदिर के ठीक ऊपर आप मलत्याग करते हुए अपने भगवान को याद करें, ऐसा नहीं। बल्कि चट्टानों में नेचर ने आपको दिया है। कभी आप तिब्बत जाएंगे तो वहाँ बुद्धिस्ट, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क मेडिटेशन करते हैं, वो चट्टानों की गुफाएं हैं, कहीं कहीं उसको उन्होंने जरा ढांचा ठीक दे दिया है। अगर उबड़ खाबड़ है गुफा भीतर से तो उसको जरा सी तराश दिया है और उसमें फिर वो अपना मेडिटेशन या घर बनाते हैं। कभी उसको जरूरत से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। गंगोत्री के रास्ते में कभी आप जाएंगे, गंगोत्री से गोमुख जाने में बहुत सारी गुफाएं हैं जिसमें हमारे बहुत सारे साधु संतों के कहानियों के सिलसिले उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये द्वारा हाट के ऊपर आपको दिख जाएंगे, मुनस्यारी के रास्ते में आपको मिल जाएंगे। लेकिन कभी हमने आज तक इतिहास में नहीं सुना कि कोई लिंटर डाल के गुफा बनाई गई हो, ऐसा हमने नहीं सुना। ऐसा शायद कभी शहरों में वगैरह में लोग करते होंगे। तो फिलहाल जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो हमारा एक बहुत बड़ा संपदा वगैरह है हमारी। अब जो हिमालय में जो अभी विकास का कार्यक्रम हुआ है उसके कारण जो खतरे पैदा हो रहे हैं, जैसे बड़े सड़क का काम बहुत बड़ा हुआ है जो जोड़ता भी है, लेकिन सड़क बनाने की तकनीक इतनी खतरनाक हमारे यहाँ बनाई गई है कि वो जितनी देती है उससे ज्यादा ले लेती है। हमारे खेत खत्म कर देती है, हमारे कैनाल खत्म कर देती है, हमारे गांव के ऊपर आ जाती है, ऐसे ही हमारे बागवानी के ऊपर आ जाती है वो सड़क। हमारी नदियां मलबे से भर जाती हैं, नीचे डैम है तो उस डैम के में सिल्ट चली जाती है, आदि नदी उथली हो जाती है। बांध बन गए हैं जिन्होंने नदियों के एक सतत प्रवाह को रोक दिया है। खनन ने बहुत दिक्कतें हमारे यहाँ पैदा की हैं। आपने सुना होगा कि एक जमाने में 1962-63 में जब अमेरिका का चीन से अच्छा रिश्ता नहीं था तो हमारे कुछ पर्वतारोहियों का दुरुपयोग करके अमेरिका की CIA नामक एजेंसी ने जो है हमारे कुछ ग्लेशियरों में न्यूक्लियर डिवाइसेस डाले। आप लोग सुना कि नहीं सुना है? बहुत सारे हमारे नेताओं को, एमपीज को भी ये पता नहीं होगा, किताबें आ गई हैं इस पर। तो न्यूक्लियर डिवाइसेस इसलिए डाले कि तिब्बत में अगर चीन कोई हलचल करेगा उसकी सूचना उस डिवाइस से मिल जाएगी, क्योंकि तिब्बत तो फ्लैट लैंड है और नंदा देवी जो है वो 25,000 फीट तक जाता है। अगर 20,000 फीट के ग्लेशियर में कहीं आप न्यूक्लियर डिवाइस डालेंगे तो वो तिब्बत को मॉनिटर कर सकता है, ये माना गया था। उनमें से एक न्यूक्लियर डिवाइस मिला ही नहीं, कहते वो कहीं पड़ा हुआ है। अगर मान लिया कभी वो रिएक्ट कर जाए, एक्टिव हो जाए, तो पूरा गंगा यमुना का तंत्र जो है गंगा सागर तक जो है दिक्कत में आ सकता है। अभी भी वो नहीं खोजा जा सका है, अभी भी वो किस ग्लेशियर में गया ये अंदाज नहीं आया। तो ये भी खतरे हमारे यहाँ है। फिर जो फ्लड प्लेन से हैं नदियों के किनारे, वहां आपने सड़क बना दी। पहले पिलग्रिम रूट बिल्कुल बड़ी सुरक्षित जगहों पर थी, अब आपने ठीक नदी के किनारे बना दी। और नदी का, जैसे दिल्ली में आप देखते हैं कि नदी का जो फ्लड प्लेन है जमुना का, उसमें कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया है, बड़ी बड़ी चीजें बना दी। पहाड़ों में तक ऐसी घुसपैठ की गई है। इसी तरीके से जो अनियमित निर्माण कार्य हैं और पहाड़ की भूगोल और भूगर्भ के विपरीत जो निर्माण कार्य हैं उनके कारण बहुत दिक्कतें हो रही हैं। फिर भूकंप अपनी जगह पर है। आपने सुना होगा हमारे जो प्रसिद्ध भूगर्भविद हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर बल्दिया जिनका कल देहांत हुआ है, बिल मोरे का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर विनोद गौड़ का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने अपने तमाम पेपरों में और अपने भाषणों में कैटेगोरिकल कहा है कि पश्चिमी नेपाल से लेके उत्तराखंड के बीच में एक ऐसा इलाका है जहां पिछले 200 साल से कोई प्रभावशाली भूकंप नहीं आया, 8 रेक्टर स्केल का भूकंप नहीं आया है। इसलिए इस इलाके में सबसे ज्यादा एनर्जी का एक्युमुलेशन हुआ है और ये एक्युमुलेशन तभी इस मुक्त होगी धरती से जब ये किसी 7-8 रेक्टर स्केल के भूकंप में इसका विस्फोट न हो जाए। अगर छोटे छोटे भूकंप आ जाए तो धरती के भीतर इकट्ठा जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। अगर वो रिलीज नहीं हो रही है, वो जमा हो रही है, तो इस बात का संकेत है कि किसी दिन बड़ा भूकंप आ जाएगा। जो भूगर्भविद हैं उसको कहते हैं सेंट्रल हिमालयन सेस्मिक गैप कहते हैं।
सेंट्रल हिमालयन सेस्मिक गैप, यानी कि भूकंपीय शून्य, और वहां इकट्ठा हो रही एनर्जी, और किसी दिन वो बिना किसी नेता, बिना किसी यूएन एजेंसी या बिना किसी जो वाडिया इंस्टीट्यूट से पूछे विस्फोट होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई प्लान नहीं। प्लान तो हमारे पास कोरोना का भी नहीं है, फ्लड का भी नहीं है, सब चीजें साथ साथ हमारा समाज झेल रहा है। अभी डेंगू और कुछ और चिकनगुनिया भी अभी प्रकट होने लगा है करके बताया गया है। तो ये जो भूकंप के बाद बाढ़ जुड़ी हुई है, भूस्खलन जुड़े हुए हैं, जंगल की आग का मैं जिक्र कर चुका हूं, ये सब चीजें मिल करके हिमालय के लिए दिक्कत कर रही हैं, क्योंकि हमने हिमालय की प्रकृति के अनुरूप, वहां के भूगर्भ और भूगोल के अनुरूप हमने विकास का मॉडल तय नहीं किया। पहले ऐसे ही ये चल रहा था। अंग्रेजों के जमाने में जरा सी मैनुअली चीजें होती थी तो इतने बड़े दुष्परिणाम नहीं होते थे। हमने उसको बहुत बड़े पैमाने पर जब किया, डायनामाइटिंग की, बड़ी मशीनें लेके की। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुना होगा, और उसके बाद किस तरीके से हमने सड़कें बनानी चाहिए 10-10 मीटर चौड़ी। अरे भाई, गंगा यमुना के मैदान की जैसी सड़क आप कैसे बना सकते हैं? आप गंगा यमुना एक्सप्रेस हाईवे पहाड़ में कैसे बना सकते हैं? क्या यहाँ कोई मोटर कार रेस करने के लिए आ रहा है? जो तीर्थयात्री आ रहा है वो अपनी आस्था के अनुरूप अपने भगवान के पास जाना चाहता है, अपने पूर्वजों को याद करना चाहता है, पानी एक बोतल में डाल के, डब्बे में डाल के लाना चाहता है, ताकि घर में किसी का देहांत हो तो उसके मुख में गंगा जल डाले, उसकी आस्था है। आपने ऐसी सड़क बना दी, वो यात्री भी उसमें सुरक्षित नहीं है। आपने सुना होगा ना कि एक गाड़ी गिरी हमारे यहाँ, सिर्फ एक गड्ढा न भरने के कारण। 30 सीटर बस थी, पौड़ी से रामनगर को आ रही थी, 49 लोग उसमें मारे गए, 61 लोग उसमें बैठे हुए थे 30 सीटर बस में। ऐसे इलाके में आप इतनी बड़ी 4 धाम की सड़क बेईमानी करके बना रहे थे। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उन नियमों को ताक पर रखकर बना रहे थे। यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितने लड़ाई के बाद हमारे समाज ने विकसित किए हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या जो ट्राइबल एक्ट जो 2006 का आया, ये इतनी बड़ी लड़ाई के बाद हमारे जैसे कठिन देश में वो हो पाया। लेबर लॉज ही है जैसे 150 साल की दुनिया भर के मजदूरों और उनके नेताओं और प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों और श्रम लीडरों के लड़ने के बाद हमारे आवर्स निर्धारित हुए। आपने कोरोना का लाभ उठा करके उनको बदल दिया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का पूरा मिजाज बदल दिया, और जनतंत्र के भीतर आपने ऐसा किया। आप चीन नहीं है ना, आप अफ्रीका का वैसा गणतंत्र भी नहीं है जहां कोई डिक्टेटर शासन कर रहा हो। आप तो इलेक्टेड भारत के प्रतिनिधि हैं, और डेमोक्रेसी है ही हमारे यहाँ, और संविधान भी है करके बताते हैं। तो आपने पूरा ताक पर रख दिया है। तो अब इधर के सालों में जो मैं कहना चाहता हूं, मैं समाप्ति की ओर आ रहा हूं, कि एक जबरदस्त तरीके का निजीकरण हमारे संसाधनों का करना शुरू हुआ है। एक जबरदस्त तरीके का कॉर्पोरेटीकरण हमारे यहाँ शुरू हुआ है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े बांध, आप खेती को उजाड़ करके, आपको पता नहीं होगा कि टिहरी की झील की चमक, कभी आप जा पड़ेंगे तो आप उसकी झील को देख करके आप गदगद हो जाएंगे। लेकिन जो 2 लाख से ज्यादा लोग वहां से विस्थापित हुए, उनका क्या हाल है? वो कहीं है भी कि नहीं? ये तो सिर्फ नर्मदा के लोग अभी भी लड़ने में हैं, वरना और हर जगह तो सरेंडर कर दिया। और टिहरी में जो प्रताप नगर का इलाका है, वहां कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं, पूरा सिंकिंग जोन वहां है। इस रिजर्वायर के कारण वहां धरती नहीं, उनका मुर्दा घाट इस पर निर्भर है कि डैम का पानी का तल कहां पर है। आचपन नहीं करते उससे, वो कहते हैं कि आचपन के लिए फाइनल उसके लिए हरिद्वार जाएंगे, लेकिन मुर्दा तो यहीं जलाना है, मुर्दा हरिद्वार तक ले जाना बहुत खतरा। एक पुल जो है अभी 12 साल बाद बन पाया है, हाँ जी, चांदी कांठी का पुल ही नहीं बन पाया। पता चला करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो गया उसमें, और पुल का दूसरा पिलर खड़ा नहीं हो पाया। इतनी बेईमानियां। तो फिलहाल कॉर्पोरेटीकरण का एक जबरदस्त दबाव हम देखते हैं, लूट जिसको कहते हैं, एक सीमा से ज्यादा हम यहाँ देखते हैं। कोई नीति हम डेवलप नहीं कर पाए, कोई दृष्टि हम एक तरीके से विकसित नहीं कर पाए। अब हो क्या? नॉर्मली हम सब लोग, आप जो स्वराज विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं, आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अपना जीवन लगा के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। आप सब लोगों के मन में आता है ना कि हमने अपना जीवन लगाया है, अपना पूरा समर्पण किया है, कुछ हो तो इसका सकारात्मक प्रभाव, कुछ पॉजिटिव प्रभाव तो हो। तो अंत में एक ही जवाब आता है कि जन आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि जन आंदोलन के दबाव से हम 2 तरीके की दिशाओं में जाते हैं। एक तो हम अपनी बेईमान हो गई राजनीति को जरा सी तमीज सिखाते हैं, उसके नाक में नकेल डालते हैं। पूरी तरह न भी डाल पाए तो छोटा मोटा हंटर तो चला लेते हैं।
चुनाव के ही दौर में से ही जरा भयभीत हुए, वो जरा जनता की बात करने लगे वगैरह। और जन आंदोलन का एक दूसरा ताप ये होता है कि हम इनोवेटिव होते हैं, हम आविष्कार की तरफ जाते हैं, हम वैकल्पिक रास्ते ढूंढते हैं कि संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग, जनमुखी उपयोग कैसे हो, जो 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 ज्यादा लोगों के लाभ के लिए हो। कुछ लोगों के लिए बहुत लाभ के बदले बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कुछ लाभ, इस तरीके का सिद्धांत जिनके मन में हो, उसका आविष्कार भी जन आंदोलन के दौर से होता है। आप देख रहे हैं कि हिमालय में जो भी अभी कहीं काम कर रहा है, उसके भीतर कहीं ना कहीं जन आंदोलन की तड़फ होती है, इसलिए तो वो कहीं कुछ कर रहा होता है, लोगों के बीच जा रहा होता है। तो ये रास्ता यही है। अब इस जन आंदोलन का रास्ता गांधी वाला जो मार्ग है वह बचता है एक तरीके से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो विश्लेषण है उसको बहुत उदार गांधीवादी नहीं होना चाहिए, वो बहुत क्रिटिकल होना चाहिए। संसाधनों का असेसमेंट, बदलते हुए क्लाइमेट चेंज में जो है चीजों को समझने का जो विश्लेषण है, जो आर्थिकी का विश्लेषण है, जो जिस तरीके से पूंजी का खेल चल रहा है, अगर वो इस तरीके के इलाकों में आ जाए जहां ये प्रकृति का सबसे बेहतरीन रूप हो, वो तो वहां लूट करेगा, उसके अलावा तो कुछ करेगा ही नहीं, वो तो डिफेस कर देगा पूरे हिमालय को। तो इसलिए कैसे ये रास्ता निकले, और ये रास्ता अगर नहीं निकलेगा तो जो थोप दिया जाएगा सत्ता और सरकार के द्वारा, और जो कॉर्पोरेट के पक्ष में होगा, पूंजी के पक्ष में होगा, पूंजीवाद के इस नए रूप के पक्ष में होगा, वो जनता के पक्ष में नहीं होगा, और वो प्रकृति के पक्ष में, हिमालय के पक्ष में, गंगा के पक्ष में भी नहीं होगा। और गंगा के पक्ष में नहीं होगा जब मैं कह रहा हूं, तो गंगा यमुना के मैदान में रहने वाले लोगों के पक्ष में भी नहीं होगा, और वहां जो कल कारखाने हैं उनके लोगों के पक्ष में भी नहीं होगा। और ये अंत की तरफ जाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसा कोई रूप नहीं आया है, कोई ऐसी फलसफा नहीं है जिसको मैं कहूं कि जडेजा दी आप अपने यहाँ ये करो, राजीव भाई तुम अपने यहाँ ये करो, या दूसरे भाई आप अपने यहाँ ये करो। लेकिन एक छोटा सा विचार एक छोटे से देश भूटान से आया है। आपने देखा ना कि हमारे यहाँ आतंक किसका था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो आपने सुना हो ना कि 9 में पहुंच गए साहब, नहीं 8 में पहुंच गए, नहीं वो मनमोहन सिंह के जमाने में 7.5 8 था और हम 9 में पहुंच गए। आज कितने में है? -23। लेकिन जो दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई -23 तो सरकारी आंखों में है, अगर हम अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इसके साथ जोड़ देंगे तो ये -40 में चला जाएगा। ये है जीडीपी का हाल, जिसका पैमाना आपने बनाया हुआ है किसी देश के विकास का। भूटान ने जीएनएस का आइडिया दिया है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय खुशी। आपके देश में आपका समाज, उस समाज में रहने वाला इंडिविजुअल कितना खुश है। मैं जब भूटान 2-3 बार गया और बहुत सारे लोगों से संवाद किया, विशेष रूप से कर्माउरा वहां के एक फिलोसोफर हैं, चौथे राजा के जमाने में, पिछले राजा के जमाने में, तो आइडिया ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का मैंने विवरण पढ़ा तो मैं चकित रहा। उसमें यह है कि आपकी खुशहाली के पैमाने क्या है, कि आपने कोई झरना देखा है कि नहीं, आपने चिड़ियों से बात की है कि नहीं, आपने किसी फूल को खिलते, किसी जंगली जानवर को प्रकृति में विचरते हुए देखा है, आपने रेनबो देखा है, आपने किसी उड़ते हुए पाखी को देखा है जो तिब्बत से भूटान की तरफ आ रहा है, फिर भारत की तरफ जा रहा है। 80 से ज्यादा पैमाने हैं, जर्मन्स ने उन पर सेमिनार किए थे, तो वह उनका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के पैमाने। हमारे यहाँ क्या पैमाने हैं? एक बंद घर में एक मल्टीनेशनल के पानी और उसके ड्रिंक को पीते हुए, एक कट्टे में आए हुए आटे की रोटियां खाते हुए और केमिकल्स पड़े हुए सब्जियों को खाते हुए, हमारे यहाँ तो ये आइडिया कहीं है ही नहीं। तो ये जो भूटान से एक छोटा सा आइडिया आया है, क्या हम उस आइडिया का एक विश्लेषण करके कभी अपने हिमालय के लिए, अपने जनजातीय इलाकों के लिए कोई रास्ता निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? लेकिन जो भी हमारे सक्रिय लोग हैं उनके बीच में ये बहस जानी चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भ्राता स्वप्निल को सौंपता हूं कि आगे को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर दा। जब आप हिमालय की बात करते हैं तो लगता है कि बस हम सुनते ही रहें
और बहुत सारी चीजें दिमाग में गुजरने लगती हैं। पिछले मेरे लिए भी ये कारावास जैसा ही रहा पिछला 6 महीना कि हिमालय में नहीं जा पाया, नहीं तो अक्सर साल भर में 4 से 5 महीने मेरे हिमालय में ही बीतते हैं। राजीव दा का कनेक्शन दिक्कत कर रहा है, आज कनेक्शन की प्रॉब्लम बहुत सारी जगहों पर है और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जुड़ूंगा लेकिन तुम अपनी बात आगे करो। हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं और कुछ साथी हिमालय से भी हैं। तो अनिरुद्ध भाई हैं जिनसे बहुत कुछ हमने सीखा है, समझा है, और साथ में विनोद बडोनी जी भी थे। इस समय शायद उनका भी कनेक्शन की प्रॉब्लम है। तो लेकिन आपके कुछ सवाल हों प्रोफेसर शेखर पाठक जी से तो आप सबका स्वागत है, या आपकी टिप्पणियां भी हों। डॉक्टर जेपी सिंह भी हैं, उनसे भी बात। प्रोफेसर जेपी सिंह जो है कृषि के बहुत अधिकारी विद्वान हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस पर कुछ अपनी बात रखें। बिल्कुल सही। डॉक्टर जेपी सिंह जी जो है कृषि से जुड़े हुए रहे हैं और जो है उन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं और इस समय अपने गांव में भी वो प्रयोग में लगे हुए हैं लगातार इस उम्र में भी, और हिमालय को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा है। पंतनगर में उन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया है। तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपने विचार भी हमसे साझा करें। डॉक्टर जेपी सिंह सर। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जेपी सिंह सर। जेपी सिंह सर शायद कहीं और होंगे, लेकिन हमारे बीच में बहुत ही अद्भुत प्रयोग कर रहे हैं और अक्सर जो है जी मेरी आवाज हेलो जी। आवाज नहीं आ रही है। तो हमारे बीच में पिछले 6 महीनों में कई बार बात हुई और किस तरीके का प्रयोग वो कर रहे हैं, और उसकी बात प्रोफेसर शेखर पाठक भी कर रहे थे कि चीड़ के जंगलों को लेकर के, और चीड़ की बात जब होती रही है और पिछले 20 सालों में जो हमने भी पहाड़ पर बातचीत की है और देखा है, तो अक्सर लोगों के दिमाग में भ्रांतियां रही हैं कि चीड़ के जंगल तो उत्तराखंड के नहीं रहे। श्रीवास्तव जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ जी। एक्चुअली प्रोफेसर शेखर पाठक को सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो पहली बार इतना कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर हिमालय के बारे में सुना, और हिमालय के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं जानता, थोड़ा बहुत ही जानता हूँ। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बंद कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। कुछ डिस्टर्बेंस आ रहे हैं श्रीवास्तव जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी बोलिए जी।
क्योंकि काफी ज्यादा वहां पर जो बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे कि काफी नुकसान हो रहा है। मैं 2-3 साल पहले हिमाचल गया था, वहां देखा कि एक नए ढंग की खेती की जा रही है, जो उसका नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, जो प्लास्टिक या वो लगा के खेती करते हैं। बड़ी महंगी चीजें, पर्टिकुलरली फ्लावर्स और अच्छे क्वालिटी की वेजिटेबल उगाई जा रही हैं। तो मैं शेखर जी से जानना चाहूंगा, क्या इस तरह खेती उत्तराखंड में हो रही है? हेलो। हाँ शेखर दा, शायद उनका भी कनेक्शन वीक है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ उत्तराखंड में भी कुछ कुछ प्रयोग हो रहा है। जी, उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर प्रयोग हो रहा है, और इस बात को बहुत सारे अच्छे ढंग से अनिरुद्ध भाई हमारे बीच में हैं, जो बहुत सारे प्रयोगों को कर रहे हैं। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरीके के प्रयोगों को वो कर रहे हैं और किस तरीके का बदलाव अपने प्रयोगों के माध्यम से वो उत्तराखंड के बीच में देख पा रहे हैं। अनिरुद्ध भाई जी। हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों को। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट जी। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं 97 में गुजरात से उत्तराखंड आया और विमला ताई ने कहा कि हिमाचल की बजाय उत्तराखंड जाओ, वहां ग्राम स्वराज्य के कामों की बहुत आवश्यकता है। और पिछले 23 साल से मैं कुछ न कुछ प्रयास और प्रयोग करता रहा हूँ। पहली सरकार के खिलाफ मेरा संघर्ष अहिंसक सत्याग्रह हुआ था, शराबबंदी को, कच्ची शराब को लेकर खास करके। और उसमें बेल्स पाल्सी के अटैक के बाद मुझे गुजरात जाना पड़ा। 13 साल बीच में मेरे गुजरात मुझे बिताने पड़े। पर अब मैं फिर पुनः 2017 से फिर आया हूँ। तो अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो चीड़ है, पाइन, जिसके बारे में आदरणीय श्रद्धेय पाठक जी अभी बता रहे थे, शेखर दा, तो उस पर हम लोग, हमारी एक मित्र संस्थान अवनी है और हमारा जीवन मांगले ट्रस्ट गुजरात, हम दोनों मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं सरकार के साथ जुड़कर कि कैसे हम चीड़, और जो चीड़ की सवाल है, आग की सवाल है, जो कार्बन पैदा करता है, मिक्स फॉरेस्ट को खत्म करता है, नमी वाली जगह को खत्म करता है, पानी के संरक्षण को खत्म करता है, इनके खिलाफ हम कैसे एक अहिंसक मुहिम चलाए। क्योंकि ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई प्लांट नहीं है, पर ये एक बहुत बड़ा रचनात्मक प्लांट है, जिससे न कि ग्रामीण बहुलों को रोजगार मिलेगा, पर वहां पर है कि जो बायोडाइवर्सिटी, मिक्स फॉरेस्ट है, उसको हम सस्टेन कर पाएंगे। नमी वाली जगह या वेटलैंड, जिसके लिए दुनिया में बहुत से अच्छे कानून है जो हमारे भारत में कम माने जा रहे हैं, कम पालन हो रहा है उस कानून का। वेटलैंड का दायरा हम बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये करीब 200 प्लांट का लक्ष्य लेकर अवनी संस्थान चला है और मैं उसमें सहयोग कर रहा हूँ मित्र भाव से कि हम कैसे इस 200 प्लांट को उत्तराखंड भर में जल्द से जल्द इसको चालू करें। अभी हमने 6 प्लांट चालू कर दिए हैं और अच्छे रुझान आ रहे हैं। पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो ग्रीन एनर्जी है, बिजली है। हम कोयला भी पैदा कर रहे हैं बिना कार्बन पैदा किए हुए। पर ये सिर्फ ये बाहर से दिखने वाला बिजली का और कोयले का उत्पादन बाहर से दिख रहा है, पर भीतर में इसका मूल उद्देश्य हिमालय को बचाने का है, हिमालय के भूभाग को बचाने का है। जो शेखरदा चिंता कर रहे थे, कार्बन की बात कर रहे थे, उसके लिए हम लगे हैं। जहां मैं रहता हूँ रामगढ़ ब्लॉक में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ निंगरार गांव में जो प्लांट चालू हो गया है, अभी करीब हमने है कि 3,500 यूनिट पैदा करके यूपीसीएल कंपनी को दे दी है। पर हमने जो पिरूल सारा है, पिरूल यानी पाइन नीडल्स, पाइन ट्री के पत्ते हमने जो सारे हैं, उसके कारण वहां पर बहुत है कि उन जमीनों में है कि अब आग नहीं लगेगी। वहां जैसे हमारे प्राचीन वृक्ष है, मिक्स फॉरेस्ट बढ़ेगा। और हमें बताते हुए खुशी होती है कि कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है, वाटरलू यूनिवर्सिटी, ये हमारे साथ जुड़ी है और वहां के पर्यावरण के बच्चे यहाँ आकर बायोडाइवर्सिटी का स्टडी कर रहे हैं उनकी शिक्षा के हिस्से में।
तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक छोटी शुरुआत है पिरूल प्लांट की, जिसको हम गैसीफायर प्लांट भी कहते हैं। गैसी, क्योंकि इससे पिरूल से जो गैस कार्बन बनता है वो अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता है वातावरण में, और उससे है कि गैस बनता है, उस गैस से फिर बिजली बनती है। तो 25 लाख का प्लांट हमारे प्रार्थना और प्रयासों से सरकार अभी महज 3.5 लाख में दे रही है। तो अभी हमारे सामने चैलेंज है कि ये 3.5 लाख रुपए भी ग्रामीण कहाँ से लाएगा। तो हम उसी प्रयास में लगे हैं कि युवा इसमें कैसे आए। कोविड के बाद मुझे बताते हुए दुख होता है कि करीब 11 युवाओं ने आत्महत्या की है पहाड़ में। तो हमें देखना पड़ेगा कि ग्राम स्वराज्य को, जो बात गांधी ने हमें है कि 100 साल से भी ज्यादा साल पहले हमें हिंद स्वराज में 1809 में जो उन्होंने हमको कहा था, हिंद स्वराज की बात, जो किताब, छोटी सी किताब में बड़ी बात है, उसको हमें पुनर्जीवित, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। शेखरदा की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मेरी बात को पूर्ण विराम दूंगा कि शेखरदा की बात से जो पहलू निकल के आए हैं और जो मेरी भी चिंता है, क्योंकि 23 साल 2 दशक से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, और न कि मैं जुड़ा हूँ पर मैं घराटों पर काम कर रहा हूँ, बजानी यानी बांझ के जंगलों को बचा रहा हूँ, मैं यहाँ के युवाओं से लगातार बात कर रहा हूँ, जंगल जंगल जा रहा हूँ, ग्रामोद्योग गृह उद्योग के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। तो शेखरदा की बात से जो हमें चीजें सामने आई है, स्वप्न से पहुंचेंगे, युवाओं तक कैसे पहुंचेंगे, राजनीतिक तबकों तक हम कैसे पहुंचेंगे, और हम कैसे सत्याग्रह के जरिए संगठनात्मक व्यूह रचना से कैसे इन सवालों को हम रेज करेंगे, जीवंत करेंगे, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। और है कि किस रूप से, जैसे आप लोगों ने स्वराज विद्यापीठ बनाई है, क्या उत्तराखंड विद्यापीठ बन सकती है क्या? मेरा बहुत ही मैं लालची हूँ आपके प्रति, स्वराज विद्यापीठ के प्रति, कि आप उत्तराखंड के बारे में जब समय दीजिए, और हमें तुरंत उत्तराखंड विद्यापीठ की आवश्यकता है। तो इतना समय मैंने ले लिया आप सबका, पर हम सब जुड़े रहेंगे और इस श्रृंखला को आगे ले जाएंगे ताकि हम धरती पर इसको मूर्त स्वरूप दे सके। जय जगत। जय जगत। बिल्कुल अनिरुद्ध भाई, और आकर के इस संदर्भ में हम सब बातचीत करेंगे और मिलकर के बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके थे शेखरदा से, और हम शेखरदा से ही कहेंगे कि जब अनिरुद्ध भाई कह रहे थे कि सत्याग्रह की बात, और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं और तो हमें हर तरफ आंदोलन दिखाई पड़ता है, वहां के कण कण में आंदोलन दिखाई पड़ता है, क्योंकि मेरी कार्यस्थली भी उत्तराखंड रही है और है, और वहां पर दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से एक छोटे से गांव में सत्याग्रह की बात की जा सकती है। जरूरत है उनको कनेक्ट करने की, और जो कनेक्ट करने का काम चिपको आंदोलन के दौरान हुआ, वो कहीं कनेक्शन आज टूट सा गया है। हम भले मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा कनेक्ट तो हैं, लेकिन किस तरीके का कनेक्शन है वो समझ में नहीं आता है। तो जो आंदोलन भी है वो एक तरीके का छद्म आंदोलन, एक छद्म सत्याग्रह के रूप में दिखाई पड़ता है। तो शेखरदा का एक लंबा अनुभव रहा है, उन्होंने जिया है इन सारी चीजों को, तो हम उन्हीं से सवाल करते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की समस्याओं से हम जूझ सकते हैं, उनसे हम बाहर निकल सकते हैं। और एक चीज सिर्फ इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा लगता है हम सबको कि मनुष्य प्रकृति से अलग है। ये भावना कब हमारे अंदर बलवती हो सकती है, वो कैसे होगी कि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा है, और उसी का हिस्सा होते हुए ही हम प्रकृति को देखने की कोशिश करें। शेखरदा। शेखरदा, आवाज सुनाई पड़ी है हमारी?
नेटवर्क की समस्या बहुत ज्यादा है और हमें लग रहा है कि आवाज की भी दिक्कत हो रही है और हम सब एक दूसरे को सुन और समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऑनलाइन में ये दिक्कत होती भी है अक्सर। तो किसी और समय जब नेटवर्क ठीक होगा तो हम सब इस चर्चा को जारी रखेंगे और हम लिख करके भी सवाल कर सकते हैं एक दूसरे से और मिलकर के भी बातचीत और कर सकते हैं। कभी ये कोरोना जाएगा जी, मैंने कहा कि अभी तो ये कोरोना जाएगा, बात अभी कोरोना जाएगा और आमने सामने बात करेंगे लोग तो जी, आज कनेक्टिविटी बहुत खराब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दास, कनेक्टिविटी बहुत खराब है और गंभीर सवाल हैं और एक दिन में या 2 दिन में उन सवालों के जवाब तो नहीं हो सकते और हम कह भी नहीं सकते कि हाँ गणित के सवाल की तरह के सवाल हैं कि उनका तुरंत जो है जवाब हो सकता है, हम कह दें या हम कह दें नहीं पता है। तो उसे ढूंढना पड़ेगा और हम सबको मिल करके ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे बीच में स्वराज विद्यापीठ के कुलगुरु प्रोफेसर रमाचरण त्रिपाठी जी हैं, तो हम करेंगे कि वो अपनी बातों को हमसे साझा करें। सर। तो आप सबको जो है प्रणाम, विशेष रूप से शेखर जी को और राजीव लोचन जी को जो कि इस समय हम लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं मंत्रमुग्ध होकर शेखर जी को सुन रहा था क्योंकि हिमालय के बारे में जो मैं जानता हूँ वो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जिस विस्तार से उन्होंने हिमालय की चर्चा की और केवल विस्तार से ही नहीं, जो उनका अंदर का दर्द था वो हम लोगों से उन्होंने शेयर किया, वो शायद हम सबको छू गया होगा। जो समस्या है वो केवल हिमालय की ही नहीं है, इस बात को शायद समझना आवश्यक है और इस बात को शेखर जी ने बहुत खूबसूरती से कहा दी। बाद में जडेजा जी जब अपनी बात कह रहे थे तब ये बात जो है एक बार दोबारा से आई। मुझे लगता है कि शायद इस बात को समझना आवश्यक है कि हम इस समय एक विशेष प्रकार के मन से या अंग्रेजी में जिसे माइंडसेट कहते हैं उससे जूझ रहे हैं और वो माइंडसेट वही है जो कि कॉर्पोरेट्स ने जिसकी तरफ शेखर इशारा किया था, हमारा बनाया है। अगर हिमालय और हिमालय के जितने उत्पाद हैं, हिमालय के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो कॉर्पोरेट्स की निगाहों में आते हैं तो उनका क्या होने वाला है, भगवान ही उससे हम सबको बचाए। क्योंकि लगता यही है कि एक दिन इस प्रकार की आपदा हम पर आकर हम पर टूटेगी जिसका कोई भी बचाव हम लोग कर नहीं पाएंगे। जो मेरे लिए सीख की बात है वो ये है कि 3 चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक तो अपना ज्ञान बढ़ाएं, नॉलेज, हिमालय के बारे में ही नहीं, क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बात शेखर जी कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस ज्ञान के आधार पर अपनी सोच बदलें, अपने एटीट्यूड्स बदलें। जब एटीट्यूड्स बदलेंगे तो वो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होंगे। तो 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस। इसका उपयोग पहले भी किया गया है समाज के परिवर्तन लाने में और समाजों के परिवर्तन लाने में। तो मुझे ये लगता है कि ये जो कैप का मॉडल है इसको जो है हम लोगों को पहाड़ों में
ले जाने की आवश्यकता है। यहीं पर जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे सत्याग्रही जिसकी तरफ जो है वो जडेजा जी हमारा इशारा कर रहे थे, वो तैयार तभी हो पाएंगे, जैसा हमने देखा है वो तैयार तभी हो पाए थे क्योंकि कहीं न कहीं पर ये चीज जो कि उन्होंने अपने अनुभवों से सीखी थी, तभी जो थे वो वृक्षों को और उनको बचाने का जो अभियान चला था पहाड़ों में, उससे वो जुड़ पाए थे, वो उनके व्यवहारों में परिलक्षित भी हो पाया था। तो कैप का मॉडल है जो कि उत्तराखंड में विशेष रूप से जब बड़े बड़े बांध बन रहे थे तब हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से जो है वो व्यवहार में परिलक्षित हुआ। अगर उसको दोबारा से हम जागृत कर सकते हैं और अपने आज जो है वो पहाड़ों का क्या नुकसान हो रहा है, हिमालय का क्या नुकसान हो रहा है, उसको ठीक से समझ सकते हैं, उसका भारतवर्ष के लिए क्या महत्व है ये समझ सकते हैं, तो हमारे व्यवहारों में परिवर्तन आएगा। और जब व्यवहारों में परिवर्तन आएगा, जब हम देखेंगे कि केवल हम ही नहीं पूरा समुदाय ही नष्ट होने वाला है, तो शायद ये समझ बनेगी कि हमें कुछ वैकल्पिक सोच बनाने की आवश्यकता है। वो वैकल्पिक सोच जो है जिसकी तरफ जो है शेखर पाठक जी भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे थे, जैसे भूटान ने जो वैकल्पिक सोच डेवलप करी, GNH की तरफ उन्होंने इशारा किया था, उसी तरह का एक नया मॉडल जो है भारतवर्ष को भी बनाने की आवश्यकता है, केवल अपने ही लिए ही नहीं, अन्य देशों के लिए भी। तो एक बार पुनः मैं स्वराज विद्यापीठ की ओर से शेखर जी का और सब लोग जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आपसे आग्रह करूंगा कि कल 5 बजे जिसके बारे में स्वप्निल अभी आपको बताएंगे, फिर हम लोगों के साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जब शेखर दा भी बात कर रहे थे और अनिरुद्ध भाई बात कर रहे थे और प्रोफेसर त्रिपाठी ने भी जैसा कहा अभी कि हमें ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है और देखने की जरूरत है, अपने अंदर विस्तार की जरूरत है, तो सिर्फ एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। चूंकि उत्तराखंड में बहुत टहलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ और आंखों से जो देखी हुई बात है, पहली बार 2008 में जब गोमुख गया था तो एक अलग तरीके का नजारा था, और जब 2017 में अंतिम बार अभी गोमुख गया और वहां से लौट करके गंगोत्री के मंदिर में गया, और गंगोत्री के मंदिर से बाहर निकलते समय, गंगा जी के पास जाते समय, एक बेंच पर, बड़ी बेंच थी, उसके पीछे जो है बहुत बड़ा सा एरिया, उस पर एक लोगो लगा हुआ था वेदांत का, और उस लोगो को चूंकि पहले से कई बार देखा हुआ था और समझा हुआ था कि वो लोगो क्या है, तो वेदांत कहने का मतलब हम सबके दिमाग में वेद या वेदांत दर्शन की बात आती है, लेकिन वो लोगो वेद और वेद के दर्शन का नहीं था, वो लोगो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का था, और वो देखा जा सकता है, अभी भी वो वहां पर लगा हुआ है। तो इस तरीके की चीजें हैं कि हमें अपनी नजर को जो है व्यापक बनाना पड़ेगा, और किस तरीके की छिपी साजिश भी चल रही है उसको भी समझने की जरूरत होगी, तब हम शायद आगे कुछ कर पाएंगे और समझ पाएंगे। बातें बहुत हैं, लेकिन उन बातों को आज हम नहीं कर रहे हैं। कल की सिर्फ एक सूचना देनी है, कल का कार्यक्रम शाम 5 बजे का नहीं, कल का कार्यक्रम शाम 7 बजे का है, और शाम 7 बजे हम सब इकट्ठा होंगे। हमारे बीच में होंगे श्री विनोद कुमार मल्ल जी, जो कि वर्तमान में DGP गुजरात हैं। वो उनका एक परिचय है, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश आते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, और इलाहाबाद में भी उन्होंने BSc में जो है प्रोफेसर शर्मा शिक्षा ग्रहण की है, तो कहा जाए कि गोरखपुर
इलाहाबाद और फिर अहमदाबाद वर्तमान में। तो बुद्ध की धरती की भी बात की जा सकती है, कबीर की धरती की भी बात की जा सकती है और गांधी की धरती की भी बात की जा सकती है। तो और वो अक्सर इनको लेकर के सड़कों पर उतर जाते हैं। तो ऐसा डीजीपी जो सड़कों पर उतर करके आम जनता के साथ खड़ा होकर के उसकी बात कहता हो, तो उसे हम सब साथ में सुनेंगे कल शाम को 7 बजे, और विषय भी है बुद्ध, कबीर और गांधी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कल शाम 7 बजे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।